सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो फीमेल की सोल टेस्टिमनी उसके ऊपर भी कन्विक्शन हो सकता है, कोई मेडिकल प्रूफ नहीं है तो उसके बावजूद भी जो सजा है वो हो सकती है। बट ये तो विकास जी गलत हुआ ना। बंद कमरे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ही शेज शी सेज सिचुएशन में जनरली मानी फीमेल की जाएगी। अगर कोई फीमेल डायरेक्टली पुलिस के पास चली जाती है और वो कहती है कि भाई इसने तो मेरे साथ छेड़खानी की है, तो उसको रिवर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अतुल सुभाष का जो केस है अभी उसमें क्या प्रोग्रेस है? अगर आप जाओगे तो आपको पता लगेगा कि कितने अतुल सुभाष रोज कोर्ट में चक्कर काट रहे हैं। उसके पास जाते हो और एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई, क्यों? क्योंकि साहब ने ऊपर से बोला कि क्राइम रेट कम होना चाहिए। क्राइम रेट कम का मतलब है कम एफआईआर रजिस्टर करो। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और वाइफ को ये चीज़ पता चलती है तो क्या उस पर कोई लीगल एक्शन ले सकते? वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया और उससे कोई बच्चा पैदा हो गया, आप डीएनए टेस्ट भी जो है कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते ये बोलने के लिए कि मेरा बच्चा नहीं है। वाइफ है अपने हस्बैंड के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट फाइल कर सकती है। वाइफ जब अपने हस्बैंड के अगेंस्ट करती है तो एक केस नहीं करती, वो 3-4 केस एक साथ करती है। जो केस शुरू होते हैं ना उसमें शुरू की 1-2 डेट पे तो सारा परिवार उठ के आता है कि अरे हमारी बेटी के साथ गलत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जब केस 2 साल बाद चलता है वो लड़की अकेली खड़ी होती है, वहाँ कोई नहीं आता। जो एलिमनी है ये हस्बैंड की इनकम पे डिपेंड करती है या फैमिली वेल्थ पे भी इम्पैक्ट करती है? प्रॉब्लम क्या है कि एलिमनी जो है वो आपका लीगल राइट है और जो दहेज है वो कानूनी अपराध है। अगर आपको लग रहा है कि एलिमनी से डर है तो फिर आप दहेज भी मत दो, और अगर आपको एलिमनी लेनी है तो आप दहेज से क्यों पीछे हट रहे हो? तो बहुत सारे जो वीडियो हैं आप देखोगे वो वायरल होते हैं जिसमें कहते हैं जी हमने तो 1 करोड़ रुपए तो हमने दान में दे दिए, और जब हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट होता कहते तो दहेज मांगा था। ये तो दोगलापन है ना। बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं, कह रहे जी हमने शादी में तो कुछ नहीं लिया, अब एलिमनी भी देनी पड़ रही है, मेंटेनेंस भी देनी पड़ रही है। आपका रिजर्वेशन को लेके क्या टेक है? क्या यूके में लोहे का काम करने वाले लोहार नहीं थे? उनको हम क्या बोलते हैं, ब्लैक स्मिथ, प्लम्बर काम करते थे ना लोग। लेकिन वहां ये था कि सारे क्रिश्चियंस हैं। कास्ट सिस्टम को सॉलिडिफाई करने का सबसे पहला काम किया अंग्रेजों ने। ये टाइम बॉम्ब था जो उस टाइम उन्होंने बोया सिर्फ इसलिए कि वो राज कर सकें। उसके बाद 1947 के बाद 1950 के बाद आज जब कास्ट के बेस पे लड़ाइयां हो रही हैं तो वो टाइम बॉम्ब फट चुका है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका लिविंग वायरल के एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग एपिसोड में। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं ये बहुत बड़े सेलिब्रिटी लॉयर हैं, बहुत ही लोगों को एजुकेट करते हैं अपने खुद के इंस्टाग्राम के थ्रू, और बहुत सारे लोगों के लिए फ़ाइट भी कर रहे हैं, लीगली फ़ाइट भी कर रहे हैं, हिंदू धर्म के लिए भी काफ़ी कुछ कर रहे हैं। बहुत सारी इनकी जर्नी है, हम क्वेश्चंस के माध्यम से ये सब जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इनके साथ आज की बातचीत। वेलकम टू द पॉडकास्ट विकास जी। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। हमने ना रिसेंटली एक जजमेंट देखा, ये बहुत ट्रेंड में भी था, काफ़ी दिन तक सोशल मीडिया पे इस पे बहस भी चली थी। अतुल सुभाष का केस, जिसमें ना जज साहब का ऐसा रिएक्शन लोगों का सोशल मीडिया पे आया है कि जज साहब बायस थे बिकॉज वो फीमेल थी। तो क्या जजेस के जो जजमेंट होते हैं ये सच में बायस्ड होते हैं? ऐसा कुछ बायस्ड काम करता है इसमें? देखिए मैं आपको फ्रेंकली बताऊं कि कोई भी आदमी है, चाहे वो जज हो या पुलिस में हो या लॉयर हो, कोई भी हमारी सोसाइटी में से आते हैं मेजॉरिटी लोग। हर आदमी अपना एक बायसनेस, अपना एक हैवी, एक अपना लोड लेके आता है। ठीक है। जो कोर्ट है, आज भी मैं बताऊं तो देश को अगर किसी चीज़ पे अगर भरोसा है आम आदमी को तो सबसे ज़्यादा कोर्ट पे है। लेकिन कोर्ट में बहुत सारे जजेस हैं। कुछ किसी एक जज के ऊपर एलिगेशन लगाने से और या किसी एक जज के गलत होने से या किसी एक केस में जजमेंट गलत आने से या आपके फेवर में जजमेंट नहीं आई है तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जुडिशरी करप्ट है या पूरी जुडिशरी ख़राब है। अलग अलग जगह पे जो कोर्ट में जजेस बैठे हुए हैं वो अलग अलग तरह के लोग हैं। हो सकता है कोई बायस भी हो सकता है बहुत सारे करप्ट भी हैं, उनके अगेंस्ट केस भी होता है। बहुत सारे जज हैं जिनके अगेंस्ट अभी भी केस चल रहे हैं। अच्छा, जजेस हाँ, के जजेस के अगेंस्ट? अगेंस्ट भी चलते हैं। दे आर पब्लिक ऑफिसर्स। अगर वो रिश्वत मांगते हो तो आप उसके अगेंस्ट एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में या सीबीआई में आप एफआईआर करवा सकते हो। वो अगर वो पकड़े जाएंगे तो सस्पेंड भी होंगे, केस भी देखेंगे और जेल भी होगी। तो ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो जज हैं तो इम्यून है। हाँ ये है कि अगर कोई भी जज है, 95% 96% जो भी केसेस डिसाइड होते हैं वो डॉक्यूमेंट के बेस पे होते हैं, एविडेंस के बेस पे। अगर कोई आपको जजमेंट पसंद नहीं आया, देखो कोर्ट के अंदर होता क्या है, 2 आदमी आएंगे, एक प्लेंटिफ या फिर अगर सिविल केस में बोलोगे, और या फिर अगर क्रिमिनल केस में तो स्टेट, और दूसरी तरफ अक्यूज या डिफेंडेंट। दोनों सिचुएशन में जज को किसी एक के फेवर में तो करना पड़ेगा। भाई आपका प्रॉपर्टी का मैटर है, आप चले गए, आपने बोला जी मेरा किराएदार खाली नहीं कर रहा, जज साहब ने आपके फेवर में कर दिया तो किराएदार बोलेगा कि जज साहब बिके हुए हैं। अगर किराएदार के फेवर में कर दिया तो मकान मालिक बोलेगा कि जज साहब बिके हुए हैं। तो जज साहब तो कहीं ना कहीं बिके हुए हैं ना। तो प्रॉब्लम ये है।
हमारा जो आज की डेट में हम देखते हैं जुडिशरी को लेके जो हमारा एक परसेप्शन बन गया वो सोशल मीडिया की वजह से ज़्यादा बना हुआ है। अदरवाइज़ अगर आप नीचे के लेवल से किसी भी जज की कोई जजमेंट पसंद नहीं आती आपको, उसको चैलेंज करने का तरीका है, आप सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हो। लोग बोलते हैं कि जी हम सुप्रीम कोर्ट तक लड़ेंगे तो वकील साहब को फ़ीस मिलेगी, ये तो इसलिए बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, आपके पास ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। आप देखो कि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस बैठे हुए हैं उनको हटाने का जो प्रोसेस है वो बहुत डिफ़िकल्ट है। आप एक बार अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठ गए तो पार्लियामेंट में इम्पीचमेंट प्रोसीडिंग शुरू होगी, फाइनल होगी, उसके बाद जाके कहीं इम्पीच होता है कोई जज। वो इसलिए है क्योंकि जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो उस टाइम पे जो लेजिस्लेटिव बॉडी है और जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है उसके साथ में एक जुडिशियल बॉडी को बनाया गया था और उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर मिली। पर्पस सिर्फ इतना है कि अगर आज की तारीख में कोई एसडीएम एग्जीक्यूटिव वाला आदमी आपके साथ गलत कर दे तो आप क्या करोगे? आपका कोई नेता जानकार है, आप उसके पास जाओगे, लेकिन अगर नेता भी करप्ट है तो क्या करोगे? तो लीगल करना पड़ेगा। तो जुडिशरी शुड बी इंडिपेंडेंट, तो इसलिए ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। और आज भी अब सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं, लड़ते हैं, सब चीज़ें होती हैं, तो आपके पास ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। और जुडिशरी अकेली ऐसी है जो इमरजेंसी के टाइम पे भी जिसने सुप्रीम कोर्ट ही था जिसने बोला था कि भाई आपका जो राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी जो है वो आप सस्पेंड नहीं कर सकते, आर्टिकल 21 सस्पेंड नहीं होगा। तो अगर जुडिशरी नहीं होती, दे हैड टू इम्पोज इमरजेंसी आफ्टर दैट। एग्जैक्टली कितने सारे के जो पॉलिटिशियन थे उनको जेल में डाल दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट का तो डायरेक्शन था कि भाई इमरजेंसी के टाइम पे भी आप आर्टिकल 21 जो है उसको आप वायलेट नहीं कर सकते हो, सस्पेंड नहीं कर सकते हो। तो जुडिशरी नहीं होती तो आज जजमेंट पढ़ रहे होते आप, कोई भी नेता आता इमरजेंसी लगाता और जेल में डाल देता। एंड दैट टू अगेंस्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफ दैट टाइम। आप समझिए कि उस टाइम पे तो इमरजेंसी के टाइम पे जो इमरजेंसी लगी थी ना वो प्रेसिडेंट रूल इस्टेब्लिश हुआ था, बट इंदिरा गांधी वॉज दी परपेट्रेटर जिसने ये काम किया था सारा। आज आप इमरजेंसी लगाना चाहो हाँ, आज अगर आप इमरजेंसी लगाना चाहो तो आज इतनी डिफ़िकल्ट है जितनी उस टाइम पे नहीं थी। आज बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन किसी भी सिचुएशन में देखो कि आप आज की बात नहीं करते, हम 1950 से अगर कोई भी जजमेंट आई, कोई लेजिस्लेटिव बॉडी ने कोई गलत काम कर दिया, पॉलिटिशियंस ने कोई गलत काम कर दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बार ऐसे ऑर्डर पास किए हैं जिसमें कि जो आपका पॉलिटिकल जो डिसीज़न है, जो लेजिस्लेटिव मैंडेट है, उसको रिवर्स किया है कि ये गलत है। और सुप्रीम कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास ये पावर है कि कोई भी लॉ अगर बनता है और वो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन में है तो उसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, वो दैट विल नॉट बी इफेक्टिव। सर हम बात ही जब इस चीज़ पे कर रहे थे तो एक एडिशनल चीज़ है कि अतुल सुभाष का जो केस है अभी उसमें क्या प्रोग्रेस है, क्या चल रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि वो मैटर सब जुडिस है, आपको और मुझे उस पर ना केस के ऊपर बात करनी नहीं चाहिए। जो मैटर सब जुडिस हो, ट्रायल में हो, तो हम उसके बारे में बात नहीं कर सकते, ठीक है? तो दैट इज़ ऑल्सो कंटेम्प्ट कि उसके अंदर क्या है क्या नहीं है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके पास, मेरे पास उसकी फ़ाइल नहीं है, तो उसमें क्या लेटेस्ट ऑर्डर हैं क्या नहीं है वो आपको मीडिया से पता लगेगा। बात सिर्फ इतनी है कि एक बंदा था, वो है नहीं, उसके माँ बाप को उसका कोई रिप्लेसमेंट मिलेगा नहीं, तो टाइमली न्याय मिलना ज़रूरी है। उसके केस में थोड़ा डिले बताया है, 2-3 साल का जो डिले हुआ है वो डिले हुआ, लेकिन आज की, अब मैं क्या बोलूँ मैं आपको, ऐसे तो लाखों अतुल सुभाष आज भी घूम रहे हैं कोर्ट में। आप जाके देखो, आई एम बिलीविंग कि आप कभी कोर्ट गए नहीं हो, अगर आप जाओगे तो आपको पता लगेगा कि कितने अतुल सुभाष रोज़ कोर्ट में चक्कर काट रहे हैं। सर एक चीज़ और है, जनरली हमारे में ना फिनोमिना है, हमने जहाँ तक हमारी नॉलेज पड़ती है सोसाइटी की कि एक अगर हम सेपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, दो लोग आपस में सेपरेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो उसमें ना आपको एलिमनी जो देनी है वो मेल को ही देनी है। ऐसा नहीं है। अच्छा। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 25 जो है वो ये कहता है कि दोनों स्पाउस में से कोई भी स्पाउस दूसरे को एलिमनी दे सकता है और दूसरा स्पाउस जो मांग सकता है। होता क्या है कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर सेक्शन 25 जो है वो ये मैंडेट देता है कि कोई भी स्पाउस दूसरे स्पाउस से एलिमनी ले सकता है डाइवोर्स के टाइम पे, और ये अकेला कानून ऐसा है जहाँ पे आप एलिमनी दोनों में से एक दूसरे से ली जा सकती है। तो हस्बैंड भी अपनी वाइफ से एलिमनी क्लेम कर सकता है, बट दैट इज़ थ्योरेटिकल। प्रैक्टिकली आप देखोगे तो शायद ही 1000 में से कोई एक केस होगा जिसमें हस्बैंड को एलिमनी जो है वो क्लेम करे और मिले। प्रैक्टिकल उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ये प्रिज्यूम किया जाता है कि आप मेल हो, आप आदमी हो, तो आप कमाओगे, आप एलिमनी भी दोगे, आप मेंटेनेंस भी दोगे। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 24 में मेंटेनेंस भी मांगी जा सकती है, हस्बैंड वाइफ से ले सकता है, और जो एलिमनी है वो भी ले सकता है।
बाकी सारे जितने भी कानून हैं मेजॉरिटी, उसके अंदर जो एलिमनी है वो हस्बैंड ही देगा। बट इसमें कोर्ट का सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है कि कोर्ट ज़्यादातर ऐसे मामलों में ये होता है कि एलिमनी जो देनी होती है पुरुष को ही देते हैं कि आप दो, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि वुमेन जो है वो अर्निंग है या नहीं है। देखो, बात यही आ गई ना कि तो सोसाइटी के अंदर एक इस तरह का स्कार है, दाग कहेंगे जिसे, कि जहाँ प्रैक्टिकल चीज़ों पे सुनवाई होने की बजाय कानून में होने के बावजूद उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जहाँ आपको जेंडर न्यूट्रल लॉ दे दिए, वहाँ आप अपनी वाइफ से मेंटेनेंस मांगने जाओगे तो 95% चांसेस होंगे कि आपको मेंटेनेंस नहीं मिलेगी। इवन यहाँ तक बात होती है कि बैग, बोरो और स्टील आपको मेंटेनेंस जो है वाइफ की देनी पड़ेगी। सेम गोज़ विद द एलिमनी। जर्नली जो एलिमनी है वो जर्नली आपको वाइफ को ही देनी पड़ती है। इसमें पूरा हमारा सिस्टम, हमारी सोसाइटी, हमारे जितने भी लोग हैं, क्योंकि जो भी जजेस हैं वो भी सोसाइटी से ही आते हैं, उनका एक माइंडसेट जो है ना, उस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है कि वो ठीक रहे। जब तक वो नहीं होगा तब तक ये प्रॉब्लम चलती ही रहेगी, इसका कुछ नहीं है सॉल्यूशन। लेट्स सपोज ना एक केस आया किसी कॉरपोरेट का जहाँ पे ना एक मेल पार्टनर को, एक मेल सहकर्मी को आपने फंसा दिया किसी इलीगल उसमें या सेक्सुअल हरासमेंट में, तो उसके लिए कोई रेमेडी है ऐसी कि भाई बंदा भी कुछ कर सके अपने लिए खड़ा होके? डिपेंड करता है ना कि आप किस तरह के केस की बात कर रहे हो। अगर आप कहते हो कि सेक्सुअल हरेसमेंट का केस है और जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है पॉश में, अगर वहाँ गया है तो उसका एक प्रोसीजर दिया हुआ है। ठीक है, वो थोड़ा वेग है लेकिन प्रोसीजर दिया हुआ है। उस प्रोसीजर के हिसाब से आपकी जो कंप्लेंट है उसकी कार्रवाई होगी। आप अपना रिबटल दे सकते हो, जो एविडेंस है वो दे सकते हो। और उसमें क्योंकि जेल का टर्म है नहीं अभी तक, तो उसमें आईसीसी को लगता है कि पुलिस कंप्लेंट होनी चाहिए, एफआईआर होनी चाहिए, एक्शन होना चाहिए, कंप्लेंट को ड्रॉप करना, तो उनके पास बहुत पावर है। उस तरह के में अलग मामला है। लेकिन अगर कोई फीमेल डायरेक्टली पुलिस के पास चली जाती है और वो कहती है कि भाई इसने तो मेरे साथ छेड़खानी की है, तो उसके लिए उसको देखो, जो लड़ना है केस वो तो लड़ना पड़ेगा, भुगतना तो पड़ेगा। प्रोसेस जो है ना आपकी केस चलने की, आउटकम तो आएगा 6 साल बाद, लेकिन जो प्रोसेस है ना वो प्रोसेस ज़्यादा दुखी करती है। अगर आपके अगेंस्ट आज केस हो जाए, कोई लेडी आपकी कंपनी में बोल दे कि भाई हमें पंडित जी ने छेड़ा है, और आपका जो फैसला है कोर्ट का वो 2-3 महीने में आ जाए, तो एटलीस्ट आपको ये तो उम्मीद रहेगी कि अगले 2-3 महीने में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक जाके मैं लड़ाई कर सकता हूँ। भाई सज़ा भी झेलनी होगी तो आज से ही शुरू हो जाए ना। लेकिन अगर आपको 8 साल केस झेलना पड़ गया तो हर डेट पे जाना ही सज़ा है, उसको तो कंसिडरेशन में लिया नहीं जाएगा ना। तो जो प्रोसीजर है ना वो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। दूसरा, हमारे लॉ में प्रिजम्पशन इस तरह की दे रखी है जेंडर सिलेक्टिव लॉज में, कि जहाँ पे फीमेल ने बोल दिया कि इसने छेड़खानी की है तो उसको रिवर्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बंद कमरे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ही शेज शी सेज सिचुएशन में जनरली मानी फीमेल की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के तो ऐसे भी जो जजमेंट हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो फीमेल की सोल टेस्टिमनी, उसके ऊपर भी कन्विक्शन हो सकता है बिना किसी और प्रूफ के। अगर वो कह रही है कि हाँ इसने मुझे छेड़ा था या इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की थी और कोई मेडिकल प्रूफ नहीं है, कुछ नहीं है किसी तरह का, तो उसके बावजूद भी जो सज़ा है वो हो सकती है। बट ये तो विकास जी गलत हुआ ना, मतलब इस हाँ, बहुत सारी चीज़ें गलत है सोसाइटी में, क्या गलत नहीं है? और क्या दुनिया की ऐसी कौन सी सोसाइटी है जहाँ गलत नहीं है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल चेंज होना चाहिए। बट इस केस में वो भुगतेगा जिसने कुछ किया नहीं है, वो बस एक जस्ट एक कन्विक्शन। प्रॉब्लम यही है, भुगतता वही है। देखो आप समझो, किसी फीमेल के साथ गलत हो गया, अब पुलिस वालों की जो ये सिचुएशन रहती है, आप कंप्लेंट फाइल करो पुलिस वालों के पास, तो मेजॉरिटी लोगों की जो प्रॉब्लम है वो ये है कि पुलिस वाले जो हैं वो एफआईआर रजिस्टर नहीं करते। अगर किसी लड़की के साथ सच में हो गया ऐसा तो पुलिस के पास जाती है और एफआईआर रजिस्टर नहीं हुई, क्यों? क्योंकि साहब ने ऊपर से बोला कि क्राइम रेट कम होना चाहिए। क्राइम रेट कम का मतलब है कम एफआईआर रजिस्टर करो। अब कम एफआईआर के लिए किसी न किसी को धक्के मार के भगाना पड़ेगा ना। अगर किसी लड़की के साथ गलत हुआ है, वो एफआईआर करवाने गई और एफआईआर नहीं हुई, तो उसके साथ इनजस्टिस। अगर वो किसी लड़के के अगेंस्ट झूठी एफआईआर हो गई तो उसके साथ इनजस्टिस। तो कोई ना कोई तो पिसेगा ना। ये एक चक्की है जिसमें गेहूँ पिस रहा है और उस गेहूँ के साथ जो चला गया वो पिसेगा। सर इसी से रिलेटेड अगली चीज़ है कि हम बहुत सुनते हैं ना कि मेल वायलेंस है फैमिली में या वायलेंस कर रहा है। अगर फीमेल कोई वायलेंस करती है तो उसके लिए अगेंस्ट कोई ऐसा प्रोसीजर है या कोई कानून है? सारे कानून हैं। अगर कोई फीमेल यानी कोई वाइफ अपने हस्बैंड का सर फोड़ देती है, ठीक है, हड्डी तोड़ देती है, कान का पर्दा फाड़ दे, दांत तोड़ दे, कुछ भी है, तो वो जाके एफआईआर करवा सकता है, अपना मेडिकल करवाए,
एफआईआर करवाए। अगर पुलिस एक्शन नहीं ले रही है तो कोर्ट में एप्लीकेशन लगाए। प्रॉब्लम ये है कि मेजॉरिटी लोग जो हैं वो तो डर के मारे नहीं जाते कि मैं जाऊंगा तो ये भी 4 एलिगेशन लगाएगी, या फिर शर्म के मारे नहीं जाते कि पत्नी से पिट के आ गया। हर चीज़ है ना। तो लेकिन हाँ, अगर कोई फीमेल अपने हस्बैंड के साथ गलत कर रही है, फिजिकल वायलेंस है, तो और वो कैटेगरी और क्राइम की कैटेगरी में आ रहा है, ऑफेंस की कैटेगरी में आ रहा है, तो भारतीय न्याय संहिता में किसी भी सेक्शन में जो एप्लीकेबल है वहाँ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, एफआईआर हो सकती है, करनी भी चाहिए। अच्छा सर, लेट्स सपोज एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और वाइफ को ये चीज़ पता चलती है, तो क्या उस पर कोई लीगल एक्शन ले सकती है? किसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? वाइफ का, हस्बैंड का? पार्टनर में से किसी का भी, लेट्स सपोज नहीं, वाइफ का दोनों है का अलग या अलग दोनों का? सिचुएशन है। क्योंकि अभी रिसेंट ईयर्स में जो है जुडिशियल सिस्टम में शायद इसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। वो बहुत पुरानी बात है, 2019 में डिक्रिमिनलाइज किया था। अडल्ट्री वॉज अ लॉ 497 आईपीसी, 2019 में, 6 साल हो गए इस बात को। तो आज की तारीख में अगर हस्बैंड का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उसके ऊपर कोई एफआईआर रजिस्टर नहीं हो सकती। वाइफ का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो हस्बैंड अपनी वाइफ के अगेंस्ट एफआईआर नहीं करवा सकता। तो दिस इज़ नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस, इट इज़ नॉट अ क्राइम नाउ। तो आज नहीं एफआईआर करवा सकते आप। क्या एक्शन लोगे इसके अलावा? हाँ, वाइफ है, अपने हस्बैंड के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट फाइल कर सकती है, बिकॉज दैट दिस अमाउंट्स टू मेंटल क्रूएलिटी। लेकिन हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के अगेंस्ट डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट सेम सेक्शन में फाइल नहीं कर सकता। नहीं कर सकता है। सर कुछ चलते हुए केसेस हैं, लेट्स सपोज एक केस चल रहा है, हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई डिवोर्स या किसी भी चीज़ का केस चलता है, तो बीच, जस्ट फॉर नॉलेज, कि इसके बीच में भी कुछ चीज़ें ऐड हो सकती हैं, जैसे एक केस और डाल दिया, एक केस और डाल दिया, कुछ और ऐड कर दिया, ये भी होता है? फैमिली कोर्ट के जो केसेस होते हैं ना, पैकेज होता है कि वाइफ जब अपने हस्बैंड के अगेंस्ट करती है तो एक केस नहीं करती, वो 3-4 केस एक साथ करती है। डोमेस्टिक वायलेंस का केस अलग हुआ, मेंटेनेंस का अलग होगा, एफआईआर अलग होगी, कई बार सिविल सूट भी फाइल कर देती है, बहुत सारे केसेस हैं। और कई बार जो डाइवोर्स केस है वो भी चलता है, कई बार बच्चों की जो कस्टडी होती है उसके ऊपर लड़ाई शुरू हो जाती है। तो इट इज़ काइंड ऑफ अ पैकेज ऑफ लाइक 4 to 6 केसेस एंड जो एनी एक ऑफ साथ दिस ये बीच में भी ऐड हो सकते हैं? ये कभी भी फाइल कर सकते हो। केस फाइल करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आज आप बोलो कि जी हमारे पंडित जी आप हो, आप बोलो कि लाल किला हमारे परदादा का या उनसे पहले पुरखों का है, तो आप केस तो आज आप भी फाइल कर सकते हो। जीतना या नहीं जीतना वो मैटर करता है। केस फाइल करने से आपको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। बात यह है कि जो वाइफ है वो कई बार केसेस ज़्यादा इसलिए फाइल करती है कि उसको जितना हैरेसमेंट होगा सामने हस्बैंड और उसकी फैमिली का, उतना एलिमनी ज़्यादा मिलती है, सेटलमेंट में पैसे ज़्यादा मिलते हैं, और मेंटेनेंस जो है वो उस हिसाब से बंध जाती है। तो जितनी परेशानी होती है, आदमी अपनी परेशानी से बचने के लिए सेटलमेंट करने की कोशिश करता है। तो प्रेशर बनाने के लिए भी होते हैं सब चीज़ें। कई बार बच्चों को फुटबॉल बना लेते हैं कि जो बेटा है या बेटी है वो फादर के साथ है, वाइफ लेके चली जाएगी, मिलने नहीं दूंगी, शक्ल नहीं दिखने दूंगी। कई बार हस्बैंड अपने पास रख लेता है, तो दे यूज़ चिल्ड्रन, विच इज़ रियली अनफॉर्चुनेट। सर जो एलिमनी है, ये हस्बैंड की ही बेसिक इनकम या उसकी इनकम पे डिपेंड करती है या फैमिली वेल्थ पे भी इम्पैक्ट करती है? हर चीज़ पे डिपेंड करती है। देखो, एलिमनी को आप कॉन्सेप्ट ये समझो कि एलिमनी आप सोचते हैं कि ना कि भाई ये कोई लमसम पेमेंट है। ये लमसम भी हो सकती है, मंथली भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि कोर्ट किस तरीके से बांधेगा, किस तरीके से ऑर्डर करेगा। जब डाइवोर्स होता है उस टाइम पे रहती है। तो जो एलिमनी है वो 2-3 चीज़ों को कंसिडर किया जाता है। एक, कि दोनों की इनकम कितनी है, दोनों के एसेट्स कितने हैं, ठीक है, शादी कितने साल हो गए। भाई जितनी लंबी शादी है उतनी ज़्यादा एलिमनी बनने के चांसेस होते हैं। जो नई नई शादी है उसमें एलिमनी थोड़ी सी ज़रूरी नहीं है कि वो उतनी ज़्यादा बंधेगी, कम मिलती है। इसके साथ में ये भी देखा जाता है कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है फैमिलीज़ का वो क्या है, किस तरह की गाड़ी में जा रहे हैं। अब हमारे जो बॉलीवुड है उसके अंदर आपने देखा होगा कि ऋतिक रोशन का डाइवोर्स हुआ था। उसमें 300 करोड़ रुपए की बात हुई थी कि इनकी सेटलमेंट में एलिमनी जो अमाउंट है 300 करोड़ का है। तो ऑब्वियसली जिसके पास जितना पैसा है उतना दिया जाएगा, तो ये तो कोर्ट को भी पता है। तो एलिमनी भी जनरली जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको भी कंसिडर करके बांधते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एक रैंडम फिगर दे देते हो। लेकिन आज क्योंकि खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं तो जनरली कोर्ट का टिल्ट ये रहता है, एक सिंपैथेटिक स्टैंस है वो भी रहता है कि भाई थोड़ा सा ऐसा कर दो जो रीज़नेबल हो, लॉन्ग टर्म में रीज़नेबल हो। अगर आपको लमसम बाज पे करना है तो एक ऐसा अमाउंट पे करो जिसको एटलीस्ट आप कुछ साल तक ठीक से यूज़ कर सको, या मंथली ऐसा रहेगा कि जो लंबे टाइम तक आपको सस्टेन करने में हेल्प करे। सो जनरली होता क्या है ना, जैसे लेट्स सपोज एक पार्टनर है,
इधर मेल और फीमेल, वी विल नॉट गो जेंडर बायस। किसी भी पार्टनर को लगता है कि मेरा जो पार्टनर है वो सस्पिशियस है अभी, तो वो क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं वो अपनी, क्योंकि जनरली करते क्या है ना कि वो ट्रांसफ़र कर देते हैं, प्रॉपर्टीज़ वगैरह ट्रांसफ़र करते हैं, कुछ ना कुछ तो लेते हैं प्रिकॉशन। नहीं, तो लीगल कोर्स क्या है? सस्पिशियस का मतलब देखना पड़ेगा। मतलब बात क्या है कि अगर हस्बैंड को लग रहा है कि शादी के बाद मेरी पत्नी मेरे ऊपर केस कर देगी, तो मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, मेरी इनकम नहीं दिखनी चाहिए, तो ये प्रिकॉशन लोग लेते हैं जनरली। मेरी सजेशन तो है ऐसे लोगों से कि भाई अगर ऐसी कोई आपको ज़रा सा भी डर है कि आपकी पत्नी जो होने वाली पत्नी है वो कल की डेट में आपके अगेंस्ट कोई केस कर सकती है, तो आप शादी करनी क्यों है? मत जाओ ना उस तरफ। आपको दिख रहा है कुआं है, मत कूदो। बात सिंपल है। देखो, शादी एक ऐसी चीज़ है कि जो ट्रस्ट पे चलती है। आप अपने से ज़्यादा अगर अपने पार्टनर पे भरोसा नहीं कर सकते तो शादी करने का कोई बेनिफिट है नहीं। दूसरा, आप लोग बोलते हैं कि जी जो जिस तरह के केसेस चल रहे हैं कि भाई साहब डाइवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, तो आपने डाटा उठा के देख लो, शादी के नंबर ऑफ शादियां हैं वो भी तो बढ़ रही हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि इन केसेस से, इन कानून से डर के हमारे कोई शादी शादी नहीं करना कर बंद रहा कर है, रहा है। ठीक है। शादी तो हो रही है। जो आपकी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है उसमें तो लाखों करोड़ों का टर्नओवर है। साथ में क्या है कि अगर वाइफ को लग रहा है कि वो हस्बैंड जो है वो कल की डेट में उसके अगेंस्ट कुछ कर सकता है, कुछ गलत कर सकता है, तो वो भी अपनी प्रिकॉशन ले रही है। अब मेरे पास एक केस आया कुछ टाइम पहले। उसमें हुआ क्या कि जो लड़का है वो यूएसए में है, जॉब कर रहा है। तो पहले क्या होता था, जब शादी होती थी तो लड़की वाले क्या करते थे, देखते थे लड़का कहाँ का है, कहाँ जॉब कर रहा है, पैकेज कितना है, तो ठीक है जी शादी कर देंगे, लड़का ठीक ठाक कमा रहा है तो सस्टेन कर लेंगे। अब वो कह रहे हैं लड़का तो अमेरिका बैठा है, लड़की इंडिया की है। कह रहे ये देखो कि इसकी और इसके माँ बाप की इंडिया में कितनी प्रॉपर्टी है, कल की डेट में अगर हमारी बेटी को दिक्कत हुई, लड़का तो बोल देगा मैं नहीं आ रहा हूँ इंडिया। तो पहले ये देखते हैं कि इनकी प्रॉपर्टी यहाँ कितनी है ताकि यहाँ से रिकवर हो सके। तो इस तरह की भी आपकी ड्यू डिलिजेंस और डिटेक्टिव एजेंसीज लगा लगा के इस तरह के काम भी चल रहे हैं। तो जो प्रिकॉशन, जब आप बोलते हो कि कोई मेल प्रिकॉशन लेगा, तो ऐसे फीमेल के जो घर वाले हैं, लड़की के घर वाले हैं, वो भी प्रिकॉशन ले रहे हैं, वो भी बहुत सोच समझ के चलते हैं। तो ये तो सोसाइटी में एक आदमी दूसरे आदमी को सिखाता है ये सब चीज़ें। लगता है कि हाँ इस तरह के केसेस बढ़ गए हैं तो इस तरह के हमारे केस में ना हो। बात बड़ी सिंपल है कि देखो, अगर आप भरोसा नहीं कर सकते तो शादी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि एलिमनी से डर है तो फिर आप दहेज भी मत दो। और अगर आपको एलिमनी लेनी है तो आप दहेज से क्यों पीछे हट रहे हो? ये तो दोगलापन है ना। अब प्रॉब्लम क्या है कि एलिमनी जो है वो आपका लीगल राइट है, और जो दहेज है वो कानूनी अपराध है। आप लोगे और दोगे, दोनों में सज़ा हो सकती है। फिर भी देते और हैं। एलिमनी आप मांगो और आपको मिलेगी, उसमें कोई सज़ा नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। प्रैक्टिकली सोचना चाहिए कि सारे सिटीज़न बराबर हों। लेकिन हम सिर्फ दो चार चीज़ों के सोच, क्वेश्चंस के बेस पे या मीडिया की रिपोर्ट्स के बेस पे माइंडसेट नहीं बनाना चाहिए हमें। आज भी हमारा देश जो है वो 60 to 70% रूरल एरिया में आता है, गांव का एरिया है। और गांव के एरिया में आप जाके देखो फीमेल्स की हालत क्या है। हर गांव के अंदर तो फीमेल जो घर की बहू है, पिटाई होती है उसकी। वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती कि वो नौकरी कर सके। अगर पढ़ी लिखी है तो घर का चूल्हा चाकरी करवाते हैं, नौकरी करने नहीं देते। बहुत कम घर हैं जहाँ पे नौकरी हो पाती है। अब उस सिचुएशन में वो पहले अपने बाप पे डिपेंडेंट है, फिर अपने पति पे डिपेंडेंट है, फिर बच्चों पे डिपेंडेंट है। तो क्या उसको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का राइट नहीं है? जो केसेस पे हम जो बात कर रहे हैं आज यहाँ पे, ये तो मिसयूज़ जो है वो अर्बन एरियाज़ का है, जहाँ लड़कियाँ पढ़ी लिखी हैं, लॉयर को फीस दे सकती हैं, गूगल पे जाके देख सकती हैं मेरा क्या कानून मेरे फेवर में है। तो सब चीज़ें हैं, और वही चीज़ें वो यही जो है वो हाईलाइट ज़्यादा होते हैं। रूरल एरिया के कितने केस हैं आप मुझे बताओ। आपने अतुल सुभाष जी का नाम लिया, और जो भी मेरठ वाला मोस्ट ऑफ जो द इंसिडेंट केसेस चला, आर फ्रॉम आप अर्बन मुझे एरिया। इसके अलावा बता दो कि रूरल Correct. एरिया से कितने केस उठ के आए हैं जो Correct. नेशनल मीडिया में आए हैं। लड़कियों को थाने तक नहीं जाने देते कि आप एफआईआर करवा दो। क्यों? बाप को लगता है मेरी नाक कट जाएगी कि बेटी घर बैठ गई आके। जो घर वाले हैं बाकी कहते हैं कि इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे, पंचायत करके सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन अर्बन एरियाज़ में जो न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट है उसमें नहीं है ये सब चीज़ें। यहाँ तो आर या पार की लड़ाई है। आज भाई हम साथ में, कल हम साथ में नहीं है। ऐसा क्या हो गया कि 10 साल की शादी थी, अगर तुम्हें पहली बार ही ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे बीच में कोई धोखाबाजी चल रही है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो बैठ के बात करते, सॉर्ट आउट करते। तुम उस गुब्बारे को भरते जा रहे हो, भरते जा रहे हो, एक दिन फटेगा, वो फट के जाके कोर्ट में बैठ जाओगे। अब वहाँ की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हस्बैंड वाइफ है। वाइफ कहती है कि मुझे अपने ससुराल वालों को सबक सिखाना है ताकि किसी और के साथ ऐसा ना करें। दिस इज़ द कॉमन लाइन, माइंडसेट माइंडसेट है, बड़ा कॉमन माइंडसेट है। वो कहते हैं कि भाई ये तो सबक सिखाना पड़ेगा।
आप ये सोचो कि अगर सबक सिखाना है तो आप सोचोगे कि उनके खिलाफ केस करना है, तो 10 साल तो केस तुझे भी लड़ना पड़ेगा, तुम्हारी भी तो जवानी का टाइम जाएगा। पैसे तो दोबारा कमा लेगा आदमी, टाइम कहाँ से कमाएगा? आप मुझे बता दो कोई दुनिया का आदमी जो टाइम कमा सकता हो, ठीक है ना? वो नहीं सोचते हैं। दूसरा, जो केस शुरू होते हैं ना, उसमें शुरू की 1-2 डेट पे तो सारा परिवार उठ के आता है लड़की के साथ ना, उसके माँ बाप भाई बहन सब आ जाएंगे कि अरे हमारी बेटी के साथ गलत कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। जब केस 2 साल बाद चलता है, वो लड़की अकेली खड़ी होती है वहाँ, कोई नहीं आता। और जब केस फाइल करते हो कोई नहीं बताता कि लास्ट टाइम तुझे अकेले ही खड़ा होना है, अकेले ही साइन करना है। सेम गोज़ विद द मेल। अगर आपको लग रहा है अपनी शादी अच्छी नहीं चल रही है, तो बैठ के घर पे सॉर्ट आउट करना है यार, बेडरूम की बात है बेडरूम में सॉर्ट आउट कर, डाइवोर्स लेना लो, आप कोई दिक्कत नहीं है उस चीज़ के लिए, लेकिन डोंट मेक इट अगली। आप उसमें घर में बाकी सब लोगों को लपेट रहे हो, बहू अपने ससुराल वालों को लपेट रही है, वो अपने सास ससुर को, अपने साले को गालियाँ दे रहा है। दिस शुड बी द प्रैक्टिकल अप्रोच। लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच जो है वो इतनी इम्प्रैक्टिकल हो गई है कि लोग सोचते भी नहीं है उसको। क्यों? क्योंकि जो ईगो बीच में आती है ना, कि इसने मेरे साथ कुछ ऐसा कर दिया जिसका मुझे बदला लेना है, वो दुखी करता है। और जो फीमेल सेंट्रिक कानून बने हुए हैं, जो 100% मैं आपको बताऊँ बायस्ड हैं, वो कानून एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। जब लड़कियों को लगता है कि मेरे फेवर में है ये चीज़, जो चीज़ होगी उसका यूज़ और मिसयूज़ दोनों होता है। जब यूज़ होता है तो उसको अच्छा लगता है जिसके फेवर में है, जब मिसयूज़ होता है तो बुरा लगता है। तो जिसके अगेंस्ट मिसयूज़ होगा उसको बुरा लगेगा, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। विकास भाई, एक दहेज की बात आई थी अभी, हमने ना रिसेंटली बहुत सारे न्यूज़ में देखा, सोशल मीडिया में बड़ा वायरल रहा है कि ना कुछ पॉलिटिशियंस हैं जिन्होंने अपनी बेटी की शादी की और बराबर से तोल दिया उसको सोने में और पैसे में तोल दिया। तो वो फिर वो कोर्ट को नहीं दिखता, या वो नहीं आता कि ये लीगल काम हो रहा है? देखो, आप शादी में कोई भी फंक्शन हो, आप शादी की बात कर रहे हो, बर्थडे हो सकता है, कोई और फंक्शन हो सकता है, एनिवर्सरी हो सकती है, होते हैं ना। आप किसी भी फंक्शन में आप कोई भी गिफ्ट दे सकते हो अपने बच्चों को। अगर आप गिफ्ट समझ के दे रहे हो तो कोई इलीगैलिटी नहीं है, आप दहेज समझ के दे रहे हो तो कानूनी अपराध है। बात क्या है कि जब शादी में दिया जाता है, ऐसे बहुत सारे जो वीडियो हैं आप देखोगे वो वायरल होते हैं जिसमें कहते हैं जी हमने तो 1 करोड़ रुपए तो हमने दहेज में दान में दे दिए, ठीक है, और उसकी वीडियो भी बनाते हैं, सोशल मीडिया पे वायरल भी होती है। और जब हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट होता कहते हैं तो दहेज मांगा था। आप डबल माइंडसेट के लोग हो गए ना, डबल स्टैंडर्ड। दिस इज़ द हाइट ऑफ हिपोक्रेसी। कि अगर आप बोलते हो कि हमें दिखावा ही करना है कि शादी के अंदर अगर हमने नहीं दिया तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी हमारे समाज के अंदर, तो भाई साहब जब आपका डाइवोर्स होगा तो वापस मत मांगो ना, फिर अपनी नाक ऊंची रखो। किसने बोला है मांगने के लिए? भैया आपने जब दिया था तो उस टाइम तो आपने अच्छा समझ के दिया था ना, गिफ्ट कर के लिए दिया था। ऐसे भी बहुत सारे हस्बैंड हैं जो सिर्फ 500 रुपये ले लेते हैं, 1 रुपया लेके बैठ जाते हैं, ऐसा भी होता है ना। लेकिन बहुत सारे केसेस ऐसे भी होते हैं, मेरे पास आते हैं लोग, कह रहे जी हमने शादी में तो कुछ नहीं लिया, अब एलिमनी भी देनी पड़ रही है, मेंटेनेंस भी देनी पड़ रही है, अब उनको दुखता है। तो ये जो सोसाइटी का जो माइंडसेट बन गया ना, वो माइंडसेट ज़्यादा दुखी कर रहा है लोगों को। और इसी वजह से जो इंडिया से जो ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम है वो भी ज़्यादा हो रही है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अमेरिका जाके बस जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, हाँ, या बहुत किसी और रिसेंट दूसरी ईयर्स कंट्री में में हुआ चले है। जाएं वहाँ ज़्यादा अच्छा होगा। इनफैक्ट बहुत सारे देश ऐसे हैं जी जी जी। जहाँ मेंटेनेंस का जो लॉ है वो या तो जेंडर न्यूट्रल है, दोनों के लिए बराबर है, या वो कहते हैं कि यार जब तक आप साथ में हो ठीक है, उसके बाद आप ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, तू भी अपना कमा तू भी अपना कमा, एक दूसरे को ड्रैग मत करो किसी भी झूठे केस में या किसी तरीके की चीज़ों में, जो कि कुछ ना कुछ कानून के अंदर जो चेंजेस हैं वो ला सकते हैं, लाना चाहिए। रिसेंट ईयर्स में ना ये चीज़ हुई भी है। गवर्नमेंट का डेटा भी बोलता है कि ओवर 30% जो है ग्रोथ रेट है हर साल इंडिया से बाहर अब्रॉड शिफ्ट होने का लोगों का। वो उसके कारण हैं अपने। पहला कारण तो है जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, दूसरा इनकम डिस्पैरिटी है। आज डॉलर और रुपए का आप डिफरेंस देखोगे तो गिरता ही जा रहा है, उठ तो रहा नहीं है। अराउंड 86 पहुँच ठीक गया। है, हम जब छोटे थे तो 50s के आसपास था, तो उससे भी कम था इनफैक्ट। तो आप देखो कि अगर आप वहाँ $1 कमा रहे हो तो यहाँ पे आपको 88 रुपीज़ का डिफरेंस पड़ रहा है, क्योंकि हम तो इंडियन, हम तो रुपए में ही सोचेंगे। तो पहली चीज़ ये है। दूसरा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, पॉल्यूशन कम है। दूसरा, अगर आप किसी अच्छी सिटी में रहते हो जहाँ पे आपका किराया थोड़ा सा बच सकता हो तो आप सेविंग कर पाते हो, तो उनको लगता है कि यहाँ वर्थ है।
मतलब जो आदमी इंडिया में एक कंपनी नहीं चलाने का मन कर रहा होगा उसका, या किसी अच्छी जगह पे नौकरी करने का मन ना करे, वो पेट्रोल पंप पे जाके वहाँ पे पेट्रोल भी भर रहा होता है, लेकिन उसको वो सेटिस्फाइड है वहाँ। यहाँ सेटिस्फेक्शन लेवल जो है ना, तो मैं अपने देश की बुराई नहीं कर रहा हूँ, नहीं नहीं ठीक बिल्कुल। है, मैं इस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, इस मिट्टी में मिल जाऊँगा, लेकिन जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसको टैकल करना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काम कर रही है, स्टार्टअप्स को बहुत पैसा देने की कोशिश कर रही है, फीमेल ओन्ड बिजनेस है उस पर बहुत पैसा देने की कोशिश कर रही है कि आप करो, अपना बिजनेस बढ़ाओ, जीडीपी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, एक्सपोर्ट बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लेकिन उसके साथ में जो प्रैक्टिकल और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो आपके फैमिली टूट रही है, उस पर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ एक माइंडसेट से एक लकड़ी और एक लाठी लेके सबको नहीं हाँक सकते, आपको हर फ्रंट पे लड़ना पड़ेगा। सर एक बहुत कॉमन टर्म चल रहा है अभी, यंग जो जेनजी हम देखते हैं ना, जेनजी में बहुत कॉमन चीज़ चल रही है, लिव इन। तो लिव इन जो रह रहे हैं, नए यंग लड़का लड़की है, लिव इन रह रहे हैं, उनके लिए क्या लीगल राइट्स हैं? पहली बात तो ये जेंजी की बात नहीं है, मिलीनियल्स में भी ये होता था, ठीक है, ऐसा नहीं है। जो लिव इन रिलेशनशिप की जिसकी आप बात कर रहे हो, पहले लिव इन रिलेशनशिप का नाम नहीं था, लेकिन पहले भी जो लड़के लड़कियां हैं वो साथ में रहा करते थे, ठीक है। तो लिव इन का जो कॉन्सेप्ट है वो सिंपल सा है कि भाई ये आज की तारीख में हम एक दूसरे के साथ गुडी गुडी हैं, तो हम एक साथ रहेंगे, और लोग रह रहे हैं। उत्तराखंड के अलावा किसी दूसरी स्टेट में आज की तारीख में जो लिव इन है वो प्रॉपर लीगल मैंडेट नहीं है उसका कोई। पहली बात तो पूरे देश में कोई ऐसा कानून नहीं है जो मना करता हो कि लिव इन में नहीं रह सकते। उत्तराखंड में बोल दिया कि अगर आप लिव इन में रहना चाहते हो तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपना जो रिलेशनशिप है। उसके अलावा आप किसी भी स्टेट में अगर रहते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बालिग हो, 18 साल से ऊपर के हो, आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो तो कोई कानून आपको मना नहीं करेगा। तो इस चीज़ का फ़ायदा जो है आज जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा रही है। तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल सवाल है एक, ये पूछ रहा था मेरे को कि लेट्स सपोज समडे यू नो दैट यू टर्न टू बी अ फादर बट द चाइल्ड इज़ नॉट योर्स, तो आप बायोलॉजिकल फादर नहीं है इस बच्चे के, तब भी उसको आपको पालना पोसना पड़ता है? अगर हस्बैंड और वाइफ एक ड्यूरेशन है, अगर वो साथ रहते हैं, वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गया और उससे कोई बच्चा पैदा हो गया दोनों के साथ रहते हुए, तो जो फादर है, जो मतलब जो हस्बैंड है बेसिकली, दैट विल बी ट्रीटेड एज द फादर ऑफ द चाइल्ड। अगर आपकी वाइफ किसी और के साथ रिलेशनशिप में चली जाती है और आपके साथ रह रही है और तब वो बच्चा पैदा हुआ है, तो फिर आप ही उसके फादर रहोगे, आप ही उसका मेंटेनेंस दोगे, आप ही उसको पालोगे, आपका ही सरनेम यूज़ करेगा। आप डीएनए टेस्ट भी जो है कोर्ट में प्रोड्यूस नहीं कर सकते ये बोलने के लिए कि मेरा बच्चा नहीं है। बट ये तो लॉ का फॉल्ट हुआ ना। लॉ का फॉल्ट है। ये लॉ तो जब बना था ना, जब अंग्रेज़ आए थे, ये तब से चला आ रहा है। जो हमारी होनहार पार्लियामेंट है, उस होनहार पार्लियामेंट ने इंडियन पीनल कोड को हटा दिया, उसकी जगह भारतीय न्याय संहिता आ गई, ठीक है। सीआरपीसी को हटा के भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लेके आ गए। एविडेंस एक्ट, जिसके अंदर ये प्रोविज़न अंग्रेज़ों ने दिया था जब डीएनए टेस्ट नहीं हुआ करता था, उसके अंदर भी इस प्रोविज़न को एज इट इज़ यूं का यूं कॉपी मार दिया। एविडेंस एक्ट हटाया, भारतीय साक्ष्य अधिनियम लेके आ गए, उसके अंदर एज इट इज़ सेम लैंग्वेज यूज़ करके उसको कॉपी पेस्ट और मार उसमें दिया। कोई चेंजेस नहीं कोई है। चेंजेस नहीं किया। आज की डेट में मेडिकल जो एविडेंस है आप दे सकते हो, आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए। मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है ना, लेकिन आप उसको कंसिडर भी नहीं कर रहे हो क्योंकि आपने इतनी जहमतें नहीं उठाई, आपने इतना पेन ही नहीं लिया कि हम देख तो लें कि इसमें लिख क्या रहे हैं, इन्होंने कब लिखा था, क्यों लिखा था। वो सोसाइटी जो आज़ादी से पहले की सोसाइटी थी, उस टाइम पे लिखा गया था ये कि भाई अगर कोई भी हस्बैंड वाइफ साथ रहते हैं, उनके साथ रहते हुए अगर बच्चा पैदा हो गया तो बच्चा इसका माना जाएगा। तब कौन डीएनए टेस्ट करवाता था, तब कौन ब्लड टेस्ट करवाता था। आज तो आपके पास हज़ार तरीके हैं, लेकिन आज आप उसको कंसिडर भी नहीं कर रहे हो। और सुप्रीम कोर्ट भी यही मानता है, सुप्रीम कोर्ट बंधा हुआ है इस कानून से। बात गलती कोर्ट की नहीं होती, पता है हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है? हाँ, वो नियम कानून है बंधे वो हुए। हाँ, वो होता क्या है कि कोर्ट हाईलाइट आती है, मतलब आपकी जो फ्रंट पेज है ना, उस पर लिखा आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला, और सब लोग कोर्ट को गलत बोलना शुरू कर देते हैं। कोर्ट बंधा हुआ है कानून से। हाँ, कोर्ट बंधा हुआ है कानून से। आपका पार्लियामेंट ने बनाया, तुम लोग वोट दे के भेजते हो किसी को, ठीक है, और वो आदमी उस कानून का जो उसके अंदर चेंजेस लेके आने हैं वो लेके नहीं आ रहा है, और तुम गलती निकाल रहे हो कोर्ट की। कोर्ट की कोई गलती नहीं है उसमें। कोर्ट सिर्फ इतना ही तो कर सकता है कि हाँ, जो एविडेंस उसके सामने आए हैं उस एविडेंस के बेस पे एक फ़ैसला दे दे। भाई गलत है तो आप अपील फाइल कर लो, रिवीजन फाइल कर दो, आप लड़ो ना ऊपर तक। लेकिन
कानून बदलने की पावर कोर्ट के पास नहीं है। आप बोल दो कि ये कानून में से इस सेक्शन को हटा दे तो कोर्ट नहीं कर सकता, नहीं कर सकते। वो सेक्शन नहीं हटा सकता अनलेस वो आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो, तब कर सकते हैं इंटरव्यू। तभी हो सकता है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओनली इन दैट सिचुएशन। हमें विकास शर्मा जी की इंडिविजुअल ओपिनियन जाननी है, नॉट बीइंग एज अ लॉयर, जस्ट एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। आपका रिजर्वेशन को लेके क्या टेक है? रिजर्वेशन कैसा होना चाहिए? होना भी चाहिए, नहीं होना चाहिए, या फिर होना चाहिए तो स्टेटस के आधार पे होना चाहिए या कास्ट बेस्ड होना चाहिए? बहुत लंबा टॉपिक है, बहुत लंबा टॉपिक है। इसलिए रीज़न बीइंग कि जब रिजर्वेशन लेके आए ये थे तो एक किसी जो बात होती है ना आपस में, कहते थे, आज भी ये बात बोलते हैं कि भाई आज से 5,000 6,000 साल 10,000 साल पहले तुम्हारे पूर्वजों ने हमारे पूर्वजों के साथ कुछ गलत किया, और आज हम उस माइंडसेट से निकलने के लिए, सोसाइटी में उस चीज़ को अचीव करने के लिए जो बराबरी हमें चाहिए, उसके लिए रिजर्वेशन हम लेके आते हैं। जब अंबेडकर साहब ने इस चीज़ को प्रपोज़ किया था रिजर्वेशन को, दैट वाज अ नोबल कॉन्सेप्ट कि हम 10 साल तक इसको रखेंगे और 10 साल बाद इसको हटा देंगे, अनटिल अनलेस जब गवर्नमेंट बोले कि इसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया जाए। तो उन्होंने 10 साल का कॉन्सेप्ट दिया था कि 10 साल बहुत है किसी सोसाइटी को एक नॉर्मल लेवल पर लाने के लिए। रिजर्वेशन देखो, गवर्नमेंट का सबसे पहला काम क्या होता है, सिर्फ ये नहीं होता है कि सबको इक्वली ट्रीट करो। क्योंकि जब हम बात करते हैं रिजर्वेशन की तो लोग क्या करते हैं, वो लोग कहते हैं कि राइट टू इक्वालिटी है जी, आर्टिकल 14, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। लेकिन हमारे देश में राइट टू इक्वालिटी एब्सोल्यूट नहीं है। उसका मतलब ये नहीं होता कि सारे आदमी सब बराबर हैं। वो कहते हैं कि भाई एक ग्रुप के आदमी बराबर हैं, उसी ग्रुप के अंदर बराबर माने जाएंगे। जब ग्रुप चेंज हो जाएगा तो दूसरे ग्रुप को दूसरे हिसाब से देखा जाएगा। ये इक्वालिटी मानी गई है। तो जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट आया था वो आया इसलिए था कि जिन लोगों के साथ कोई एट्रोसिटीज़ हुई, जिनके पूर्वजों के साथ एट्रोसिटीज़ हुई, या फिर इन एट्रोसिटीज़ के कारण जो उनके साथ गलत हुआ वो मेन स्ट्रीम में नहीं आ पाए, तो उनको मेन स्ट्रीम में लेके आना है। इकोनॉमिकली उनको फॉरवर्ड, मतलब बैकवर्ड क्लास से आगे लेके आना है। सोशली जो है उनको बैकवर्ड क्लास से आगे लेके आना है। लेकिन अब हम 100 साल के पास पहुंचने वाले हैं, 80 तो हो जाएंगे अभी थोड़े दिन बाद, तो साल 2 साल के अंदर तो 80 साल हमारे आज़ादी के हो जाएंगे। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो जब तक होना चाहिए जब तक कि हमारे सोसाइटी में कोई बैकवर्डनेस है, उस लेवल तक होना चाहिए ताकि उन लोगों को लेके आया जा सके। लेकिन उस चीज़ का जो आपका यूज़ है वो यूज़ कम और मिसयूज़ ज़्यादा होता है। क्योंकि आप समझो, आज मैं और आप दोनों हैं, हम एक स्कूल में पढ़ते हैं। आप जाते हो कॉलेज में, एडमिशन होता है, एंट्रेंस टेस्ट होता है। चलो ठीक, एंट्रेंस टेस्ट में बोल दिया कि ठीक है आपके नंबर कम आ गए, इस आदमी के नंबर ज़्यादा थे, इस जनरल कैटेगरी के लोगों की लिस्ट अलग बनेगी, आपकी जनरल जो कैटेगरी है उसकी लिस्ट अलग बनेगी। यहाँ तक आपने बोला कि एजुकेशन के लिए है। अब आप सेम कॉलेज में गए, सेम प्रोफेसर के साथ आप बैठे, सेम क्लास में बैठे, सेम हॉस्टल में रहे, सेम पढ़ाई की, सेम एग्ज़ाम दिए। अब उसके बाद आप बोलते हो कि अब नौकरी करने की बात आती है तो हमें तो वहाँ पे भी रिजर्वेशन चाहिए। डिज़र्विंग तो हो, आप एक मिनिमम क्राइटेरिया तो सेट करो कि भाई आप बोल दो कि 100 नंबर का पेपर है, चाहे वो जॉब के लिए हो किसी चीज़ के लिए, नेगेटिव वालों को तो हम नहीं देंगे। आप 0 से नीचे जाओगे तो हम नहीं देंगे। आप बोलो कि मिनिमम 30% लाने पड़ेंगे। या एजुकेशन में भी अगर आपको रखना है तो आप रखो इस चीज़ के लिए कि आप बोल दो कि जी 100 में से 30 या 33 तो कट ऑफ चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एंट्रेंस में न्यूज़पेपर में हेडलाइन बन रही है कि -5 आए हैं, वो आगे निकल गया और +90 वाला पीछे है। मेरा सवाल समाराउंड वही था, क्योंकि होता क्या है ना कि जिसके 33 मार्क्स हैं उसका सिलेक्शन हो गया क्योंकि उसके पास वो कोटा है इसका, और जिसके नंबर 80 हैं वो बेचारा घर बैठा है क्योंकि वो कट ऑफ लिस्ट में पीछे रह गया बिकॉज ऑफ दैट कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन। वो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन की जो आप बात बोल रहे हो वो मैंने आपको बताया ना कि वो लिस्ट अलग है। जनरल कैटेगरी की लिस्ट अलग बनती है। आपको राइट टू इक्वालिटी अपनी कैटेगरी में मिल रहा है। आपका कंपटीशन अपने लोगों के साथ है जिसको हम बोलते हैं कि हमारी कास्ट का है। आप कास्ट सिस्टम को ख़त्म करो ना, सबको बराबर ट्रीट करो पहले। उसके बाद आप इकोनॉमिक बेसिस पे जितना भी आपको रिजर्वेशन देना है दो। जो गरीब आदमी है उसका बेटे को पढ़ने का राइट होना चाहिए। गरीब तो कोई भी हो सकता है, क्या जाटों के बच्चे जो हैं वो गरीब नहीं होते? जाट भी गरीब होते हैं, ब्राह्मण भी गरीब होते हैं। हमारी जितनी पाठ्यक्रम की पुस्तकें हैं, जितनी भी आपकी स्कूल की बुक्स हैं या पुरानी जितनी भी कहानियों की हैं, आप उठा के देख लो। जितनी भी कहानियाँ शुरू होंगी उसमें पहली लाइन होती है कि इस गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाई कहाँ लिखा है कि इस गांव में कोई गरीब जाट रहता था, गरीब बनिया रहता था? कहाँ लिखा है? कहीं नहीं मिलेगा आपको। बहुत रेयर कोई मिल गई तो मिल गई स्टोरी। तो
आप एक तरफ तो बोल रहे हो कि ब्राह्मणों ने हर जगह अपना वर्चस्व बनाया और दूसरी तरफ बोल रहे हो कि जो ब्राह्मण थे वो गरीब थे। आप इकोनॉमिक बेसिस पे करो, कहीं ना कहीं तो देखो फॉल्ट है। और ये मेरिट वाला जो सिस्टम है, मैं तो कह रहा हूँ कि अगर आपको देश को आगे बढ़ाना है तो आपको मेरिट सिस्टम तो लेके रखना पड़ेगा। आप उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। आपने एजुकेशन में दे दिया किसी को रिजर्वेशन, अब आप बोलते हो कि जॉब में भी रिजर्वेशन चाहिए। चलो, आपने पहली बार जब आपने जॉब ली आप तब रिजर्वेशन ले लो, सेम पे स्केल मिल गया। अब आपको सीनियरिटी में भी चाहिए, आपको प्रमोशन में भी रिजर्वेशन चाहिए। वो किस चीज़ के लिए? उसके बाद तो एटलीस्ट आप मेहनत कर सकते हो। जब आपको लाख रुपए की सैलरी मिलने लग गई, आप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में भेज सकते हो, तब तो एटलीस्ट थोड़ा सा किया जा सकता है ना काम। अब लोग बोलेंगे कि वकील साहब हैं, ये तो ब्राह्मण आदमी है, ये तो बोलेंगे। उनको क्या पता कि हम राख से उठे हुए इंसान हैं। बट ये तो पॉलिटिकल एजेंडा हो गया ना, इसलिए नहीं होता है अब। हर आदमी पॉलिटिकल एजेंडा की बात करता है। देखो, रिजर्वेशन में आपको बताऊं, सच में मैं आपको बताता हूँ, जो कास्ट सिस्टम है ना, वो हिस्टोरिकली हमारे किसी शास्त्र में ये नहीं लिखा हुआ है कि जन्म से तुम शूद्र बनोगे, जन्म से तुम ब्राह्मण बनोगे या कोई वैश्य बनोगे। वो वर्क बेसिस पे था। ठीक है, अब हम क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट आ गई तो हम बोल पा रहे हैं, आप बोल पा रहे हो, अब पढ़ने लग गए हैं लोग इनफैक्ट। लेकिन एक बात बताओ मुझे, जो कास्ट सिस्टम है उसके साथ सबसे ज़्यादा छेड़छाड़ किसने की? कास्ट सिस्टम को सॉलिडिफाई करने का काम किसने किया? अंग्रेज़ों ने। सबसे पहले अंग्रेज़ आए, उन्होंने देखा। अब देखो, यूनाइटेड किंगडम है, यूके में, क्या यूके में लोहे का काम करने वाले लोहार नहीं थे? उनको हम क्या बोलते हैं? ब्लैक स्मिथ। लकड़ी का काम करने वाले को कारपेंटर का काम कर रहा है, जो लकड़ी का काम कर रहा है। ठीक है, सैनिटरी वाले का अलग चल रहा, प्लम्बर काम करते थे ना लोग। लेकिन वहाँ ये था कि सारे क्रिश्चियंस हैं। हमारे यहाँ आने के बाद उन्होंने बोला, अरे ये तो भाई साहब क्या है, ये तो बिजनेस कर रहा है, वो तो ये वैश्य है, इसके अंदर हो जाते हैं। तो कास्ट सिस्टम धीरे धीरे करके उन्होंने उसको सॉलिडिफाई किया। उन्होंने कानून बनाया इसके लिए, कानून पास किया। और वो जो कास्ट सिस्टम जिसको हम एक तरफ हटा भी सकते थे, उसको सॉलिडिफाई करने का सबसे पहला काम किया अंग्रेज़ों ने। देश आज़ाद होने के बाद उसी चीज़ को आगे इम्प्लीमेंट करने का काम जो हमारी तत्कालीन गवर्नमेंट थी उसने काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद आपने रिजर्वेशन भी दे दिया। कास्ट सिस्टम को लाने का सबसे बड़ा पर्पज़, उसको लीगलाइज करने का जो सबसे बड़ा पर्पज़ था, वो पर्पज़ ये था कि हमारी सोसाइटी के अंदर डिवीजन क्रिएट हो, ताकि सारे लोग खड़े ना हों अंग्रेज़ों के खिलाफ। अब एक बात बताओ, हम इस रूम में 4-5 लोग बैठे हैं, ठीक है, कोई अलग कास्ट से, कोई दूसरी कास्ट से। जब आप बोलते हो कि मैं लोअर कास्ट का हूँ और हमारे ऊपर तो बहुत अत्याचार हुए और हमारे पूर्वजों पे बहुत अत्याचार हुए, अत्याचार हो गए, अब आप मुझे ये बताओ कि दूसरी लाइन क्या आएगी? किसने किया अत्याचार? भाई, कोई बाहर के देश से तो आया नहीं उस टाइम। वो बोलेंगे कि हमारी सोसाइटी के दूसरी कास्ट के लोगों ने, जो अपर कास्ट के लोग हैं, उन्होंने अत्याचार किए थे मेरे पूर्वजों के अगेंस्ट। आज तेरी मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। आज हम सेम जगह पे बैठे हुए हैं, सेम तरीके से खाना खा रहे हैं, एक थाली में खाना खाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आज कोई अत्याचार नहीं हो रहा, एट्रोसिटी नहीं हो रही है। लेकिन बात क्या है कि उस टाइम हुआ था, ये एट्रोसिटीज़ हुई थी, और उस एट्रोसिटीज़ की वजह से आज हम इस सिचुएशन में। तो मतलब क्या है कि मैं विक्टिम हूँ, मेरे पूर्वज विक्टिम थे, और जो हमारे ऊपर अटैक करने वाले थे वो हमारे ही गाँव के या हमारे ही सोसाइटी के अपर कास्ट के लोग थे। तो अंग्रेज़ों ने ये लोगों के मन में बात डालनी शुरू की थी। ये टाइम बॉम्ब था जो उस टाइम उन्होंने बोया, सिर्फ इसलिए लगाया टाइम बॉम्ब कि वो राज कर सकें। उसके बाद 1947 के बाद, 1950 के बाद, आज जब कास्ट के बेस पे लड़ाइयाँ हो रही हैं तो वो टाइम बॉम्ब फट चुका है। और उस टाइम बॉम्ब को डिफ्यूज़ करने का काम किसी ने नहीं किया, किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया, आज की गवर्नमेंट भी नहीं कर रही। करना चाहिए, लेकिन हिम्मत नहीं ना करने की। उनको लगता है वोट कट जाएंगे। तो जो ये सिस्टम है ना, ये सिर्फ डिवीजन क्रिएट करने के लिए, ताकि उनके वोट बैंक जो हैं वो सब इंटैक्ट रहें। हम जात के नाम पे वोट ले लेंगे तो बहुत अच्छा है। अबे जात के नाम पे क्यों वोट ले रहे हो? तुम काम के नाम पे लो ना। अच्छा विकास जी, ऑफेंसेस कई तरह के होते हैं, बट हमने कॉमनली जो टर्म सुने, एक होता है बेलेबल, एक होता है नॉन बेलेबल। इनमें क्या डिफरेंस है? देखो, बेलेबल और नॉन बेलेबल की कैटेगरी जो है ना, डेफिनेशन नहीं दे रखी कहीं पे भी, कहीं किसी कानून में डेफिनेशन नहीं है कि बेलेबल का मतलब क्या होता है, नॉन बेलेबल का मतलब क्या होता है। एक सिचुएशन है, कॉमन आदमी के लिए बताता हूँ। बेलेबल का मतलब ये होता है कि एक ऐसा क्राइम अगर आपने कर दिया और वो लिस्ट में लिखा है कि बेलेबल है, तो पुलिस स्टेशन में जाती है आपकी ज़मानत हो जाएगी। आप कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट में जाती ज़मानत हो जाएगी। आपको पुलिस बिना
कोर्ट की परमिशन के अरेस्ट करके नहीं रख सकते उसको। आपको अरेस्ट करते आपको बेल पे छोड़ना पड़ेगा। नॉन बेलेबल क्या होता है कि पुलिस ने आपको अरेस्ट कर लिया तो पुलिस आपको ज़मानत पे नहीं छोड़ सकती। आपको ज़मानत लेने के लिए नॉन बेलेबल में आपको कोर्ट ही जाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। लेकिन अब ये आता है कि पता कैसे चले कि बेलेबल कौन सा नॉन बेलेबल कौन सा है। तो जो हमारी नए कानून आए ना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके लास्ट में एक टेबल दी रखी है। उस टेबल के लास्ट में आगे टेबल बनी हुई है, उसमें लिखा हुआ है ये क्राइम करोगे तो ये बेलेबल है, ये करोगे तो ये नॉन बेलेबल है। बस इतना पता है और लोगों को, और इससे ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है। रिसेंट उसमें ना योगी जी ने एक डिस्कशन किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि SC/ST एक्ट का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ, जिसकी नॉन अवेलेबल है अपने उसमें, गवर्नमेंट ने उसको नॉन अवेलेबल डिक्लेयर किया है शायद लॉज में, तो उसका बहुत मिसयूज़ हुआ। शायद नहीं, वो पक्का नॉन बेलेबल ही है। अच्छा, अभी वो पक्का नॉन नॉन अवेलेबल बेलेबल है है। उसमें, क्योंकि अगर वो कुछ भी एक्यूज़ कर देता है आपको कि आपने ये मेरे ऊपर कहा है या आपत्तिजनक टिप्पणी की है, कुछ किया है, तो आप सीधे अंदर गए, आपकी बेल नहीं होगी। ऐसा है, उसमें दे तो ये रखा है कि आपकी एंटिसिपेटरी बेल नहीं होगी। बेल तो होगी, बेल तो मर्डर केस में भी होती है। तो क्या कास्टेस्ट रिमार्क आपका मर्डर से भी ज़्यादा ख़राब है? किसी को, आदमी को मार दिया तो मर्डर केस में भी तो ज़मानत होती है। तो पहली बात तो अपने मन से निकाल दो कि उस केस में ज़मानत नहीं होती, बेल होती है। अगर पुलिस अरेस्ट कर लेगी तो कोर्ट से आपको ज़मानत मिलेगी, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन अगर पुलिस को ये लगता है कि भाई ये जो क्राइम है ये इस बंदे ने या तो किया नहीं है, और अगर किया है तो उस सिचुएशन में नहीं किया, कि उसकी कंडीशंस हैं कुछ, तो पुलिस भी जनरली बहुत बार ऐसा करती है कि अरेस्ट नहीं करती है, कि उनको पता है कि भाई एंटिसिपेटरी बेल का प्रोविज़न है नहीं, और इसी वजह से जो है अपना इन्वेस्टिगेशन की और विदाउट अरेस्ट जो है वो चार्जशीट फाइल कर देते हैं। बात इतनी है कि इसकी वजह से पुलिस में करप्शन भी बहुत बढ़ता है। बात योगी जी की नहीं है कि योगी जी ने क्या बोला। अब कानून ऐसा है, कानून लेके तो इसलिए आए थे कि कोई किसी ऐसे आदमी को जो लोअर कास्ट से बिलोंग करता है उसके सताए बारे ना, में कि परेशान ना कास्टिस्ट करें। रिमार्क ना करें। अब उसका मिसयूज़ इस तरीके से होने लग गया कि ज़रा सी बात होती है कि भाई तूने मैं तो जात के ऊपर बोल दिया, अब तो तेरे को मैं बताता हूँ। ये सेम ऐसी है जैसे मेल फीमेल का है। कानून लाए अच्छे इंटेंट के साथ थे, जब मिसयूज़ होने लग जाए तो इसका मतलब आपके साथ सोसाइटी में गलत होना शुरू हो गया। सर, एक बहुत कॉमन सवाल है, कॉमन मैन कनेक्ट करेगा इस चीज़ से, कि एविडेंस जनरली हमने पूरा सुना है, जहाँ भी सुना है अभी तक यही सुना है कि कोर्ट प्रॉपर एविडेंस के बेस पे फैसला देती है। क्या आपकी ऑब्जर्वेशन में कहीं ऐसा आता है कि एक जगह ऑब्जर्वेशन जज की भी होती है और वो एक जगह तक उसको देखता है कि हाँ भाई ये इसके सबूत हैं, साक्ष्य हैं, लेकिन वो अपनी ऑब्जर्वेशन से भी फैसला देता है, साक्ष्य एक तरफ, उसका जजमेंट एक तरफ? देखो, कानून तो ये कहता है कि जो भी जजमेंट आएगी वो एविडेंस के बेस पे आनी चाहिए। आपकी पर्सनल ओपिनियन मैटर नहीं करती, ना एज ए लॉयर मैटर करती है, ना एज ए जज मैटर करती हैं। लेकिन कुछ बार प्रैक्टिकल सिचुएशन भी हो जाती है। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि हर आदमी एक बायसनेस लेके चलता है, उसकी लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, जो बाकी केसेस देख रहा है उसमें भी सिचुएशन होती है, तो कहीं ना कहीं वो बायसनेस रोल प्ले कर जाती है। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे लॉ में मेजॉरिटी चीज़ों के ना इंटरप्रिटेशन जो है वो खुद करने पड़ते हैं। आपको प्रॉपर दे नहीं रखा है। जैसे मैंने बोला बेलेबल नॉन बेलेबल, आपको डेफिनेशन ही नहीं दे रखी। कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल डेफिनेशन ही नहीं है। आपने बोल दिया कि भाई माइनॉरिटी कमीशन बनाना था, माइनॉरिटी की डेफिनेशन नहीं है, कानून में नहीं लिखी हुई है, तो आप इंटरप्रिटेशन करते रहो कि कौन क्या होगा। तो जब आप कानून की बात करते हो तो उसकी इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकती है। जैसे लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। आप गाड़ी चला रहे हो, आप अपनी मर्सिडीज से निकले, आपने देखा और कहीं पे कोई बंदा रोड क्रॉस कर रहा था और आपने टक्कर मार दी। जब आपने टक्कर मारी वो बंदा मर गया। मरने के बाद पुलिस आती है और फ़ोटो खींचती है, और वो देखती है कि जहाँ मर्सिडीज़ थी उसके पीछे आपके टायर के स्किड के निशान थे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? कि उसने बचाने की कोशिश करी है। एक इंटरप्रिटेशन ये है कि भाई साहब गाड़ी जो है बहुत स्पीड में आ रही थी, जब उसने ब्रेक मारे तो स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि गाड़ी रुकी नहीं और स्किड लगी। ये पहला इंटरप्रिटेशन है। अगर वो ओवर स्पीड में नहीं होता तो स्किड के मार्क्स कहाँ से आते? दूसरी इंटरप्रिटेशन ये है कि जब उसने देखा कि कोई आदमी गाड़ी के सामने आ रहा है तो उसने ब्रेक लगाए और उसने हर वो कोशिश की कि एक्सीडेंट ना हो। अब ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करेगा, उस सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, बाकी के जो फैक्टर हैं उस पर डिपेंड करेगा। रेड लाइट थी, जेब्रा क्रॉसिंग थी, धुंध थी, क्या नहीं था, दिख रहा था, ड्रिंक किया हुआ था, नहीं किया हुआ था, तो वो उस तरीके से तो सेम जो जजमेंट आती है वो सिर्फ एक चीज़ के ऊपर नहीं है। लेकिन हाँ, बायसनेस होती है, जुडिशियल सिस्टम में भी होती है, बायस्ड डिसीजन आते हैं, कई बार गलत डिसीजन भी आ जाते हैं। इसलिए जो हमारे कानून के अंदर जो प्रोसेस दे रखा है कि अगर हायरार्किकल डिसीजन गलत सिस्टम हो जाए तो दिया हुआ है। हायरार्किकल सिस्टम है। आप कभी भी देखोगे कि ट्रायल कोर्ट ने किसी को सज़ा दे दी,
10 साल तक हो गए, 15 साल तक केस लड़ता रहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बरी हो जा भाई, तो केस बनता नहीं है। तो इंटरप्रिटेशन का गेम है ना, कि एक लोअर कोर्ट के जज ने वो इंटरप्रिटेशन अलग दी, सुप्रीम कोर्ट ने अलग दी। बहुत बार ऐसा होता है कि जो लोअर कोर्ट की जजमेंट है वो इतनी अच्छी होती है कि ऑपोजिट पार्टी जो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ती है और सुप्रीम कोर्ट भी कहता है नहीं नहीं, ट्रायल कोर्ट की जजमेंट वॉज एब्सोल्युटली फाइन। कई बार हाई कोर्ट रिवर्स कर देता है और सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं नहीं, ट्रायल कोर्ट वॉज राइट। तो ये तो इंटरप्रिटेशन का गेम है, क्योंकि एक फैक्टर कभी भी किसी केस के अंदर रोल प्ले नहीं करता। अच्छा, सुसाइडल केस, लेट्स सपोज जैसे अतुल सुभाष ने किया, तो क्या सुसाइड जो है ये भी एक क्राइम है इंडिया में? अगर आप खुद सुसाइड करते हो और बच गए तो ये भी क्राइम है, आपको जेल हो सकती है। और अगर आप किसी को सुसाइड के लिए उकसाते हो तो भी क्राइम है, अबेटमेंट टू सुसाइड। अच्छा, और सामने आपके उकसाने से कोई मर गया तो आपके अगेंस्ट अबेटमेंट टू सुसाइड का केस रजिस्टर हो सकता है। ओके सर, एक चीज़ जो मैंने भी फेस करी रिसेंट टाइम्स में ना, बहुत मेरी पूरी टीम को ना ईमेल्स आते थे मेरे नाम से। किसी ने सोशल मीडिया पे अलग अलग अकाउंट अलग ईमेल से बनाया, नाम मेरा रखा है, और मेरी टीम को ईमेल्स आ रहे हैं कि आप मुझे ना कांटेक्ट करिए, आई एम इन इमरजेंसी, कुछ मुझे पैसे दीजिए और मैं आपको वो कर देता हूँ। एक ये स्कैम हो गया। दूसरा, फेक प्रोफाइल्स, मेरी भी फेक प्रोफाइल्स बनी है काफ़ी बार। तो ये इस जैसी सिचुएशन से कैसे निपटेगा बंदा? मेरी भी बनी थी। तो इसके लिए कोई लीगल प्रोविज़न है? कहाँ इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करें? आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के अंदर सेक्शन 66C जो है, वो अगर कोई इम्पर्सनेशन करता है किसी का तो उस पर आप FIR रजिस्टर करवा सकते हो। तो उसके लिए आपको साइबर सेल की वेबसाइट पे जाओ, FIR रजिस्टर करवाओ। पहले कंप्लेंट जाती है, कंप्लेंट फाइल करो, एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा, 2 दिन बाद उसका इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो अपॉइंट हो जाएगा। आपको रुकना नहीं है, आपको लिखित में कंप्लेंट साइन करके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के पास आपको सबमिट करनी है FIR रजिस्टर करवाने के लिए। ऐसा नहीं कि आपने साइबर सेल की वेबसाइट पे डाल दिया और आप शांत होकर बैठ गए, अब तो जो हो गया जी जो होना था, ऐसा नहीं है। जनरल केस में यही होता है, हम डाल के छोड़ देते हैं उसको। नहीं होना, ऐसा नहीं करना है। तो आप उसके बाद साइबर सेल पे गए, FIR रजिस्टर होगी और जो भी है उसको ट्रेस आउट किया जाएगा। पुलिस जो है, अगर वो मेटा को, फेसबुक को, जिस भी कंपनी पे बना है, अगर वहाँ उसको नोटिस देती है तो उनकी ड्यूटी है उसको डिस्क्लोज़ करेगी किसने बनाया, मोबाइल नंबर कौन सा यूज़ हुआ, ईमेल एड्रेस कौन सा यूज़ हुआ, IP एड्रेस कौन सा यूज़ हुआ, लोकेशन क्या थी, सब निकल आता है। निकालने के लिए आपको ज़ोर लगाना पड़ेगा। और लेट्स सपोज किसी ने आपकी ईमेल आईडी हैक करके ही आपकी प्रोफाइल हथिया ली है, तो फिर? तो 2 तरीके हैं उसमें। जिस भी सर्वर पे आपने जिस भी कंपनी की ईमेल ले रखी थी, आप वहाँ से रिकवरी डाल सकते हो, रिकवर कर सकते हो। बहुत सारे लोगों के YouTube अकाउंट हैक हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं ना बाद में, तो ऐसे ही होते हैं। सो आई केम टू अ केस रिसेंटली जहाँ पे बंदे ने क्या किया है कि ईमेल आईडी ली, ईमेल आईडी में गया और ईमेल आईडी खुली छूट गई थी एक्चुअली साइबर कैफ़े में। तो उसने उस पर पहले अपना मोबाइल नंबर चेंज किया, अपना डाल दिया, तो अब वो मोबाइल नंबर भी उसका हो गया। अब रिकवरी के चांसेस ख़त्म कि आप ईमेल आईडी रिकवरी नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर एनी ईमेल सर्विस प्रोवाइडर उनके लिए रिकवरी भी आपकी होगी ना। सब का हो जाता है, आपको करने का तरीका आना चाहिए। अगर आपने मान लो Gmail पे अपना अकाउंट बनाया, आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो है आप उसको ऑन करके रखो कि जितनी बार भी पासवर्ड चेंज होगा OTP आएगा तो पासवर्ड चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है। दूसरा, अगर आप ऑथेंटिकेटर यूज़ कर सकते हो तो उसमें तो हर 30 सेकंड में कोड बदल जाता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो। लोग वो भी नहीं करते हैं। चलो मान लो किसी कारण से आपकी ईमेल एड्रेस जो है हैक हो गई, आपने जी गूगल को लिखा कि जी हमारे साथ तो ऐसे ऐसे हो गया, मेरी ईमेल एड्रेस जो है हैक हो गई, अब आप उसको ठीक करो। तो आपसे कुछ पूछेंगे चीज़ें, आपकी डेट ऑफ बर्थ बता दो, आप कहाँ, कौन सा सिक्योरिटी क्वेश्चन था, कहाँ पैदा हुए थे, पहला पेट कौन सा था, आपने लास्ट पासवर्ड क्या यूज़ किया था, लास्ट मोबाइल नंबर क्या दिया था, आपने कोई गूगल वर्क स्पेस यूज़ किया हुआ है तो उसकी पेमेंट कब की थी, कितनी पेमेंट की थी, वो आपके पास ही होंगी ना इन्फॉर्मेशन। तो वो आपसे पूछ सकते हैं। अगर मान लो उसके बाद भी गूगल हाथ खड़े कर देता है, आप जाओ सिविल कोर्ट में केस डाल दो कि मेरी ईमेल एड्रेस से ये है और ऐसी ऐसी चीज़ें थी, उस दिन हैक हो गई, अब ये मेरे को रिस्टोर नहीं करके दे रहे। उसका तो बाप भी करेगा। ओके, आपका प्राइवेट डाटा है ना उसके ऊपर, करेक्ट, बिल्कुल। तो प्राइवेट डाटा आप ले सकते हो गूगल से, ले लो, आप केस डालो ना। जब कोई, एक बात हो, कोई केस कौन डालेगा, जेन्युइन आदमी तो डालेगा, या कोई हैकर डाल देगा कि भाई मेरी ईमेल एड्रेस है, तो आप दुखी हो, आप डाल, तो आप केस तो फाइल करो। पता होना चाहिए ना, लोगों को पता नहीं होता प्रॉब्लम। पहली बात पता नहीं है, दूसरा इतना एफर्ट कौन ले, ये काम करे, कैसे करेंगे, एफर्ट तो लेना पड़ेगा ना। पेट निकल जाता है उसको कम करने का क्या तरीका है, रोज़ जॉगिंग तो करनी पड़ेगी ना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब आप बोल दो कि यार मैं तो घर बैठा हूँ, मैंने गूगल को मेल डाल दी, उसने काम किया नहीं, छोड़ देते हैं, छोड़ दो तो छोड़ दो, दूसरी बना ले भाई। सर, 2 तरह के ऑफेंस आपने अभी टर्म करे थे, एक तो नॉन कॉग्निजिबल एंड कॉग्निजिबल, ये क्या डिफरेंस होता है इन दोनों? सेम है, इसके अंदर जो आपकी डेफिनेशन है वो कानून में नहीं दे रखी है।
बात सिर्फ ये है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं, हम सीरियस ऑफेंस मान लो, सीरियस क्राइम, ऐसा क्राइम जिसके अंदर पुलिस के पास अथॉरिटी होती है आपको विदाउट वारंट अरेस्ट करने की, उसको कॉग्निजेबल बोल देता है। और जहाँ पुलिस आपको बिना कोर्ट की परमिशन के अरेस्ट नहीं कर सकती, उसको नॉन कॉग्निजेबल बोल देते हैं। ये भी आपकी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के लास्ट में टेबल दे रखी है, उसमें जाके पढ़ लो। सिर्फ इतना है कि नॉन कॉग्निजेबल केस में आप ये टेंशन मत लो कि पुलिस आपको विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेगी। नॉन कॉग्निजेबल केस में तो बिना कोर्ट के परमिशन के इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, आप अरेस्ट की बात कर रहे हो, वो भी नहीं होता। विकास जी, भारत में इंडिया में सज़ा कम कराने का क्या क्या प्रावधान है? जैसे कोई बंदा है जिसको 10 साल की सज़ा हो गई है, अभी उसके लिए ऐसा कुछ सिस्टम है जहाँ पे वो जाके अपील कर सकता है, अपनी सज़ा को कम करवा सकता है? देखो, जो हमारे क्राइम होते हैं वो अलग अलग तरह के क्राइम हैं, उसके अंदर सज़ा का प्रोविज़न अलग है। कुछ जगह बोला जाता है कि सज़ा जो है आपकी वो मान लो 3 से 7 साल हो सकती है, तो उन्होंने रेंज दे दी। वो कोर्ट का डिस्क्रिशन है, कम दे या ज़्यादा दे। ज़्यादा दे तो आप सुपीरियर कोर्ट में जाके चैलेंज कर लो, कम करा सकते हो। दूसरा बोलते हैं कि भाई इसमें जो मिनिमम पनिशमेंट है वो इतनी होगी। जैसे रेप के केस में मिनिमम पनिशमेंट जो है 7 साल की है, तो 7 से ऊपर ही जाएगी। अब कोर्ट बंद गया, अब सही केस था, झूठा केस था, कन्विक्शन हो गया, तो 7 साल की मिनिमम सज़ा होगी, उससे कम नहीं हो सकती, तो भुगतनी पड़ेगी, या फिर उसको अपील में जाके एक्विटल लेना पड़ेगा। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि जी सज़ा कम हो और केस भी जल्दी ख़त्म हो जाए, तो प्ली बार्गेनिंग कर सकते हो आप। प्ली बार्गेनिंग की एप्लीकेशन लगा सकते हो क्रिमिनल कोर्ट के अंदर। आप बोलोगे जी मुझे केस नहीं लड़ना, ठीक है, और मैं कंपनसेट करने के लिए तैयार हूँ, तो उन्होंने अपने कंडीशन दे रखी है कि जो सज़ा है वो 1/4 या हाफ जो है उस तक निपटा सकते हैं, या फिर जो फ़ाइन अमाउंट है उसको दे के निपटाया जा सकता है, या फिर आपका कन्विक्शन कर दें और आपका जो जेल टर्म है उसको एडमॉनिश कर दें, ये भी उनके पास प्रोविज़न है। तो ऐसे हर तरीके हैं, आपको डिपेंड करता है, अपने लोकल जो एडवोकेट हैं आप उनसे बात कर सकते हो अगर आपके अगेंस्ट कोई केस होता है तो। सर, जी ये चीज़ मैं पूछने वाला हूँ ना, ये एक्चुअली कॉमनली रिलेट करती है दिल्ली के ट्रैफिक को देखते हुए या मेट्रो सिटीज़ के ट्रैफिक को देखते हुए। ये चीज़ बहुत पब्लिक रिलेट भी करेगी इस चीज़ को कि अगर लेट्स सपोज आप किसी को हिट एंड रन करते हो, तो सिचुएशन बनती है या तो आप मार के भाग जाते हो, दूसरी सिचुएशन आप रुक जाते हो। रुके तो पब्लिक ने बहुत मारना है आपको, आप बहुत पिटने वाले हो, और अगर भाग गए तो फिर क्या क्या सिचुएशन बनती है, कैसे कैसे इस पे आगे बंदा प्रोविज़न ले सकता है? जो भारतीय न्याय संहिता है उसके आने से पहले इंडियन पीनल कोड हुआ करता था। आईपीसी। उसमें अगर किसी के हिट एंड रन का मेथड में कोई केस बन गया जिसमें आपने मार दिया, गाड़ी चढ़ा दी, कोई मर गया, तो उसमें 2 साल तक की जेल थी। बेलेबल ऑफेंस था, थाने से आपकी बेल होती थी। अब भारतीय न्याय संहिता आने के बाद वो सेक्शन जो है वो सेक्शन 106 हो गया है। उसके अंदर 2 चीज़ें दी हैं। एक, रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की वजह से अगर डेथ हो गई तो 5 साल की जेल है। और अगर वो गाड़ी से हुआ और गाड़ी वाला जो है उसको, जो विक्टिम है उसको छोड़ के भाग गया, हॉस्पिटल नहीं लेके गया, या पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, या मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म नहीं किया, तो उसमें सज़ा 10 साल की है। तो अगर कोई हिट का, कोई व्हीकल से कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें जो आपका खुद की सेफ्टी है वो भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो पहले अपनी सेफ्टी करनी बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे पुलिस को इन्फॉर्म कर देना चाहिए तो आप कर सकते हो। अदरवाइज़ पुलिस तो जो आपके सीसीटीवी फुटेज वगैरह उससे निकालेगी ही निकालेगी। लेकिन बात सिर्फ इतनी है कि एज ए ह्यूमन बीइंग एटलीस्ट जो आदमी जिसका एक्सीडेंट हुआ है उसको रोड पे छोड़ के मत जाओ ताकि मर ना जाए। एटलीस्ट उसको मेडिकल जो असिस्टेंस है वो मिल सके। बट सर, अगर आप वहाँ पे रुके, आप उस बंदे को इवन पिकअप करने के लिए उठ रहे हो, उठाने के लिए उठ रहे हो, उसको सहारा देने के लिए, या उसको हॉस्पिटल ले जाने का इंटेंट भी रखते हो, उस बीच में तो पब्लिक आपको मारने लग जाएगी, बिकॉज पब्लिक इज़ वेरी सेंटिमेंटल। दे डोंट थिंक कि ये आप ये कर रहे हो या ये कर रहे हो, वो तो कहेंगे कि तुमने मार दिया, तो मारने लग जाएंगे। अपने घर की भड़ास किसी और पे उतारते हैं, ठीक है। हाँ, पहली सेफ्टी आपकी खुद की है। कोर्ट में तो जो केस चलेगा, लड़ेंगे, वो बाद में देखेंगे, पहली खुद की सेफ्टी ज़रूरी है। लेकिन जो सज़ा है वो 5 साल की और 10 साल की है, जो सज़ा बढ़ा दी है। और ये रैश और नेग्लिजेंट एक्ट है, इसकी फिर मैं आपको बोल रहा हूँ, इसकी डेफिनेशन नहीं दे रखी। क्या ऐसा होगा जो रैश और नेग्लिजेंट एक्ट की कैटेगरी में चलिए, आएगा? लेट्स सपोज एक केस में बंदे ने उसको उठाया, हॉस्पिटल पहुंचाया, एक्सीडेंट हो गया, इंटेंशनल नहीं है, ऐसे में क्या? 5 साल की जेल। अगर वो आदमी मर गया तो, जिसको आप लेके गए हो अगर वो मर गया तो उसमें 5 साल की जेल जब है। आप ले भी गए हो उसको तब तो भी? भी अच्छा। तो भी और अगर बच जाता है तब? तो बच जाता तो सज़ा कम है, और डिपेंड करेगा चोट कितनी आई है। क्योंकि अगर सिंपल हर्ट है तो उसमें जो आपका नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है चोट कम आती है। अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस हो तो उसमें मतलब बेसिकली जो चोट अगर ज़्यादा ग्रीवियस हर्ट है तो ग्रीवियस हर्ट में आपकी जो सज़ा है वो ज़्यादा हो जाती है। सर, तो इसी केस में कुछ कुछ लोगों में ऐसा भी होता था कि बाहर सेटलमेंट कर लेते हैं कि चलिए अब लग गई है, हमें चोट लग गई, आप बच भी गए हो तो फिर कर सेटलमेंट। सकते हो आप सेटलमेंट कर सकते हो, एफआईआर होने के बाद भी कर सकते हो, और कोर्ट इस चीज़ को कंसिडर करता है
अच्छा, कि मान लो settlement। देखो एक्सीडेंट का मतलब क्या है? एक्सीडेंट का मतलब है नोबडी इज़ टू ब्लेम। कोलिशन का मतलब होता है कि समबडी इज़ टू बी ब्लेम। तो कोई ना कोई आदमी है जिसकी वजह से वो जो गाड़ियाँ वो टक्कर मार गई या किसी ने टक्कर मार दी दूसरे को। एक्सीडेंट तो एक्सीडेंट है। तो एक्सीडेंट हो गया, कोई गलती हो गई किसी से, तो आप सेटलमेंट कर सकते हो। सेटलमेंट को जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पे भी किया जा सकता है। सामने वाले का जो मेडिकल जो उसको असिस्टेंस देना है, उसको पैसे देना है, उसका इलाज करवाना है, वो करवा सकते हो। कोई अगर मर गया है तो उसके जो लीगल एयर हैं, जो घर में बचे हुए लोग हैं, उन लोगों के साथ आपकी सेटलमेंट हो सकती है। आप क्वेश्चन फाइल कर सकते हो एफआईआर की। डेथ केस में भी सेटलमेंट होती है? सेटलमेंट हो सकती है, अच्छा, सेटलमेंट हो सकती है। सेटलमेंट के लिए कोई ऐसा फिर वो नहीं आपको है। सज़ा नहीं होगी? अगर आपकी सेटलमेंट हो गई है तो सेटलमेंट के बाद आपको एफआईआर को क्वैश करवाना पड़ेगा, हाई कोर्ट जाना पड़ेगा। अगर केस चलता रहा तो ऑब्वियसली सज़ा हो सकती है। सेटलमेंट का मतलब ये नहीं है ना कि आप केस लड़ना बंद कर दोगे। केस तो आपको ख़त्म करवाना पड़ेगा। इसी में एक एडिशनल चीज़ ये हो गई कि लेट्स सपोज एक सिचुएशन बनती है जहाँ पे ड्राइवर आपका को होस्ट है, सॉरी आपका फ्रेंड है। लेट्स सपोज ड्राइवर आपका फ्रेंड है और वो गाड़ी चला रहा है और आप साइड की सीट पे बैठे हो। अब एक्सीडेंट होता है तो जो बगल की सीट पे बैठा है वो कितना रिस्पॉन्सिबल है, या उस पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है या नहीं आती है? देखो, अगर आपका दोस्त गाड़ी चला रहा है, क्रिमिनल लॉ की अगर आप बात करोगे तो जो ड्राइवर है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। क्रिमिनल लॉ की अगर आप बात करोगे तो जेल वो जाएगा। आप साइड वाली सीट पे बैठे हो, आपकी गलती नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप कंपनसेशन की बात करोगे तो कंपनसेशन में जो इंश्योरेंस कंपनी है वहाँ से कंपनसेशन आना चाहिए। लेकिन किसी कारण से कोई ऐसी बात हो गई, मान लो आपका दोस्त दारू पी के गाड़ी चला रहा था, उन्होंने बोला कि ड्रिंक एंड ड्राइव है, हम तो कंपनसेशन नहीं देंगे। तो फिर जो आदमी गाड़ी का मालिक है वो और जो ड्राइवर है वो दोनों रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। उसमें एमएससीटी का जो क्लेम है, उसमें जो सिविल जो मुकदमा है कंपनसेशन का, वो फाइल हो सकता है। उसके अंदर आपको जो पैसा देने का डायरेक्शन है वो हो सकता है। लेकिन क्रिमिनल लॉ के अंदर आप मान के चलो जो क्राइम करेगा वो भुगतेगा, सज़ा उसको होगी। रिसेंट डेज़ में ना सर एक बिहार में घटना हुई थी, हम बहुत सोशल मीडिया में चली थी, जहाँ पे ना एक पूरी की पूरी फैमिली गूगल को फॉलो कर रही थी, गूगल मैप्स को फॉलो कर रही थी, और वो गाड़ी चलाए जा रहे थे और एक अंडर जो फ्लाईओवर अंडर कंस्ट्रक्शन था उस पे चल रहे थे और नीचे गिर जाते हैं और पूरी की पूरी फैमिली मर जाती है, ख़त्म हो जाती है। ऐसी सिचुएशंस में इतनी बड़ी आईटी फर्म्स के अगेंस्ट में क्या लॉज बनते हैं या क्या कोई लॉ नहीं है हमारे देश में, ऐसा कोई लॉ नहीं है कि आप गूगल मैप देखते हुए चल रहे थे और आपने गाड़ी टक्कर मार दी, आप खाई में गिर गए या मर गए और उसकी वजह से गूगल को आप रिस्पॉन्सिबल बनाओगे। सिंपल सी बात है, आप गाड़ी चला रहे हो, आपको देख के चलाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। गूगल मैप तो ऐसा भी हमारे साथ भी हुआ था। एक बार हम कहाँ गए थे, सीबीआई हेडक्वार्टर गए हुए थे। तो वहाँ से निकले, तो निकलते ही जो एक देयर वाज अ टी पॉइंट, जब हम निकले तो बिल्कुल लेफ़्ट और राइट जाने का रास्ता था। तो हम पहली बार गए थे काफ़ी साल पहले, तो गूगल मैप ऑन किया और गूगल मैप ने सीधा बोला गो स्ट्रेट। रोड के पार 9 फुट की दीवार थी, हमें दिख रही है दीवार, वो कह रहे गो स्ट्रेट। उसको भी टाइम लगता है एडजस्ट होने में। तो बात क्या है कि जो कंपनीज़ हैं इस तरह की, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं। उन्होंने कहा कि हमने रास्ता दे दिया, अब रास्ते को तो गाड़ी कैसे चलानी है वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लाइट आपको जलानी है, ब्रेक आपको मारने हैं, रेस आपको देनी है। सो दे मस्ट बी हैविंग सम कंसेंट बिलो कि आप इसको यूज़ कर रहे हो तो ये कंसेंट आप ले रहे हो। वो तो जब आप ऐप डाउनलोड करते हो तो उसके अंदर वैसी टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन होती हैं, तो उस टाइम सब एग्री हो जाता है ऑटोमेटिकली। उसमें आपको नोटिफिकेशन भी देते हैं कि हमारी प्राइवेसी पॉलिसी टर्म्स ऑफ यूज़ चेंज हो गया है। पढ़ता कौन है? कोई नहीं एग्री। तो कंपनी तो अपना करेंगी ना, वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हटाएंगी। तो वो तो कोशिश करेंगी कि उनको पैसे ना देने पड़े, उनको सिर्फ पैसे लेने हैं, देने नहीं है। इसके ऊपर बुक भी है मेरी, शायद अप्रैल के लास्ट मंथ में आ जाएगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी, कि किस तरीके से जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उससे कंपनी भागती है। सर बात ट्रैफिक की हो रही है ना, तो हम भी भुक्तभोगी हैं, शायद कभी कभी आप भी रहे होंगे, आप तो बड़े वकील हैं शायद ना रहे हो बट कई बार पुलिस ना आपको रोक लेती है, ज़बरदस्ती आपका चालान बनाती है, रिस्पेक्टिव आपके पास डॉक्यूमेंट है, ठीक है, बट आपका चालान बनाती है कि नहीं आप तो ओवर स्पीडिंग है या कुछ है, और चाबी निकाल ली आपकी गाड़ी की। इसके लिए क्या प्रिकॉशंस है, कैसे कोई बच सकता है इन चीज़ों से? आपने 3 सवाल एक सवाल में पूछे हैं, तो मैं उसी हिसाब से आंसर करता हूँ, हाँ। ठीक है। पहली बात, आपकी गाड़ी की चाबी निकालने का राइट किसी पुलिस ऑफिसर के पास नहीं है। अगर कोई भी करता है आप उसकी रिकॉर्डिंग करो, आप उसके अगेंस्ट जो स्टेट पुलिस अथॉरिटी कंप्लेंट अथॉरिटी होती है उसके अंदर आप कंप्लेंट फाइल करो और एक्शन लो उसके अगेंस्ट। कंपनसेशन मांग सकते हो आपकी, भाई इसने मेरे से गाड़ी की चाबी छीन ली, गाड़ी निकाल की चाबी छीन के निकाल ली, गाड़ी लेके चला गया, कुछ भी है, जो भी मिसकंडक्ट है, पहला। दूसरी चीज़ कि अगर आपके पेपर पूरे हैं और वो फिर भी आपका चालान काट रहा है, तो आप वहाँ ऑन द स्पॉट आप उसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हो। आप उस रिकॉर्डिंग के बेस पे, बट बी वेरी हम्बल, ओके।
तो आप उसकी रिकॉर्डिंग के बेस पे आप उस पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट कंप्लेंट फाइल कर सकते हो कि इसने मुझे परेशान करने के लिए पैसे मांगे थे या कुछ भी था, फॉर एनी रीज़न जो भी उसने किया होगा आप उसकी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। तीसरी चीज़ कि अगर मान लो आपके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं और उसके बाद भी पुलिस ऑफिसर जो है चालान काट रहा है, तो कोर्ट का चालान कटवाओ, वहाँ पैसे मत दो उसको। ओके। ठीक है, कोर्ट के अंदर आप जाओ, अगर उस दिन आपके पास मान लो आरसी नहीं थी, आपके पास तो आप बोल रहे हो थी, मैं कह रहा हूँ नहीं थी, तो आप कोर्ट का चालान कटवाओ, कोर्ट में आरसी दिखा दो, आपका चालान जो है माफ़ हो जाएगा, आपको पे नहीं करना पड़ेगा। जी जी जी। आरसी ना होना क्राइम है। ठीक है। एक अच्छी चीज़ ये है कि डिजी लॉकर में आपको सब चीज़ें मिलती हैं, आप उसमें भी फ़ोन में भी दिखा सकते हो ना। मेरी गाड़ी रोक ली एक पुलिस ऑफिसर ने, कहता जी आपका पॉल्यूशन चेक कराओ, भाई मैंडेटरी है ना। अब मैं उस दिन पॉल्यूशन का जो सर्टिफिकेट है वो कैरी नहीं कर रहा था, मेरी क्या लाइन रही होगी उसको, मैंने बोला कि जी ऐसा है, आपके पास दिल्ली पुलिस में ऑनलाइन सिस्टम है, आप नंबर डालो, चेक कर लो पॉल्यूशन है या नहीं है, सेंट्रलाइज्ड है ना। उसने चेक किया, ओके था, मैं चला गया। ऐसे ही आपका जो बाकी के डॉक्यूमेंट हैं वो हो सकता है, इंश्योरेंस आपका ऑनलाइन चेक हो जाता है या नहीं है। तो सर मेरा सवाल इसी से इन्फ्लुएंस था कि देखिए मेट्रो सिटीज़ में ना हम एजुकेटेड हैं, तो हमें समझ में आता है कि डिजी लॉकर का यूज़ है या, लेकिन अगर हम अर्बन सिटीज़ में चले जाते हैं, थोड़ा सा रूरल बैकग्राउंड सिटीज़ में चले जाते हैं या गांव है, वहाँ पे उनको नहीं पता है। अब वहाँ पुलिस ने उनको रोक लिया, आपसे बोल रहे हैं आपकी आरसी नहीं है, ये नहीं है, उनकी है आरसी घर पे रखी हुई है, तो उनको नहीं पता है। कोर्ट में जमा करा दिखा दो ना, तो कोर्ट का चालान बनवा। कोर्ट का चालान बनवाओ, कोर्ट में जाके दिखा दो, क्या दिक्कत है, ओके। दिखा सकते हो ना। सर हमारे ना आपसे थोड़े से सवाल जो हैं, थोड़े से क्वेश्चन जो हैं या क्यूरियोसिटी जो है वो बढ़ती जा रही है। हम ना ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर करना चाहते हैं कि हम जितनी ज़्यादा वैल्यू दे पाएँ अपनी ऑडियंस को। तो ना ट्रैफिक हमने कवर किया, अब हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे जो हम थोड़ी बहुत चीज़ें जानना चाहते हैं कॉरपोरेट लॉज को लेकर के। पॉश क्या है और पॉश कैसे लागू होता है कॉरपोरेट उसमें? किसी भी कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर जो आपके 10 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉय हैं तो उनको पॉश का जो एक्ट है हमारा, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस, उसको कंप्लाई करना ज़रूरी है। तो उनको इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनानी पड़ती है, और उस इंटरनल कंप्लेंट कमेटी का काम ये होता है कि किसी भी फीमेल एम्प्लॉय के साथ अगर सेक्सुअल हरेसमेंट या इस तरह की कोई एलिगेशन आ जाते हैं कि भाई किसी ने कुछ गलत कर दिया, किसी मेल मेंबर ने कर दिया, किसी बाहर वाले आदमी ने कर दिया, कंपनी के प्रेमाइसेस में किसी ने कुछ कर दिया, चाहे उसका सीनियर हो, कुलीग हो, जूनियर हो, तो वो आईसीसी में कंप्लेंट कर सकती है, और आईसीसी उसको जो इंक्वायरी करेगी और जो भी उसको एक्शन लेना वो ले सकती है। प्रोविज़न इसलिए दिया था कि अगर कोई भी फीमेल किसी के अगेंस्ट कोई झूठा केस करे तो डायरेक्टली एफआईआर नहीं होनी चाहिए। दूसरा, अगर कोई भी केस इस तरह का सच्चा भी है तो उसमें पुलिस स्टेशन में जाके अपनी सारी व्यथा बताने से अच्छा है कि आप इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में, जहाँ 50% से ज़्यादा जो हैं, जो आपके मेंबर हैं वो फीमेल होने चाहिए, तो उनके सामने जाके आप अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, और एक क्लोज चैम्बर के अंदर, एक क्लोज रूम के अंदर आपकी इंक्वायरी जो है वो हो सकती है, और आपको जो आपकी रेमेडीज़ हैं वो आप अवेल कर सकते हो। तो चलता तो ये है, लेकिन मेरी सजेशन ये रहती है कि चाहे कंपनी कोई छोटी हो या बड़ी, अगर कोई भी फीमेल उसमें जॉब कर रही है तो आपको एटलीस्ट पॉश में जो आईसीसी कमेटी है वो बनानी चाहिए, पॉश कंप्लायंस करनी चाहिए, ताकि किसी के साथ भी गलत ना हो। दोनों सेफ रहेंगे ना, फीमेल भी सेफ रहेगी, मेल भी सेफ रहेगा, दोनों सेफ रहेंगे। दोनों सेफ रहेंगे। व्हाट इज़ दैट आईसीसी स्टैंड फॉर? इंटरनल कंप्लेंट कमेटी। ओके, ठीक है। अगर कोई एम्प्लॉय है वो बॉन्ड साइन करता है किसी कंपनी के साथ में कि मैं 1 साल रुकूंगा या 2 साल रुकूंगा, और उस बॉन्ड को साइन करता है कंपनी के लेटर हेड पे, और उसके बाद वो छोड़ देता है, तो उसके लिए कंपनी के पास क्या राइट्स हैं और उस एम्प्लॉय के पास क्या राइट्स? देखो, बॉन्ड एग्रीमेंट पर से जो आपका वो लीगल नहीं होता है, कि आप ये नहीं बोल सकते किसी भी आदमी को कि आप 4 साल से पहले छोड़ोगे नहीं, 5 साल से पहले आप छोड़ोगे नहीं। आपका जॉब करना, आपका नौकरी करना जो है वो आपका एक फंडामेंटल राइट है। आप बिज़नेस कर सकते हो, आप अपनी नौकरी कर सकते हो, बंधुआ मजदूरी तो कोई नहीं करवा सकता। हाँ, ये होता है कि बॉन्ड का जो एग्रीमेंट है वो बनाया इसलिए गया था बेसिकली कि एम्प्लॉय के ऊपर कंट्रोल रहे। तो अगर एम्प्लॉय की वजह से कोई गलती हो गई या कोई कंपनी को नुकसान हो गया तो एटलीस्ट उसकी भरपाई हो सके। तो बॉन्ड अमाउंट में कई बार कंपनी क्या करती है, 10 लाख 15 लाख रुपए लिखवा देती है कि अगर 2 साल से पहले छोड़ा तो 15 लाख रुपए देगा। लेकिन कोई भी कंपनी आपसे उतना ही पैसा रिकवर कर सकती है जितना आपकी ट्रेनिंग पे उसने खर्च किया है, जो कि मेजॉरिटी कंपनी बिल्कुल नहीं करती। ठीक है, जब बॉन्ड एग्रीमेंट साइन होता है तो एज ए एम्प्लॉय कई बार कंपनी आपसे चेक मांग लेती है कि ब्लैंक चेक दे दो, आपको नहीं देना चाहिए, कोई ब्लैंक चेक देने की ज़रूरत नहीं है, कैंसिल करके दो फॉर अकाउंट वेरिफिकेशन, अदरवाइज़ आपको नहीं देना चाहिए। आप जो भी कंपनी वाला या कोई भी फर्म आपसे अगर आपका ब्लैंक चेक मांग रही है, बॉन्ड एग्रीमेंट साइन करवा रही है, वो भी इतना लंबा बॉन्ड एग्रीमेंट और उसके अंदर पेनल्टी भी बहुत ज़्यादा दिखा रही है, दूर रहो। सर हम बात कर रहे थे एम्प्लॉयज़ की,
ठीक है ना। तो एम्प्लॉयज़ एक साइड हो गया, दूसरा साइड हो गया एम्प्लॉयर का। तो कई बार क्या होता है ना, बहुत सारी कंपनियां होती हैं वो बंधुआ मजदूरी समझ लेती हैं, कुछ अपने मनमाने हिसाब से कानून बनाती हैं, कुछ चेंजेस करती हैं। तो इनको रेगुलेट करने के लिए कोई गवर्नमेंट बॉडी होती है? देखो, पहली बात तो कोई भी कंपनी कानून नहीं बना सकती। ये हमारे मन में जो मिसकंसेप्शन है कि वो कंपनी का कानून है, किसी कंपनी का कोई कानून नहीं होता। दूसरी चीज़ क्या है कि कंपनी अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस जो इंटरनल कंडक्ट है वो करती है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी बना सकता है कि भाई आपके ऑफिस में क्या कंडक्ट रहेगा, एटमॉस्फेयर कैसा रहेगा, एक दूसरे से किस तरीके के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं वो बना सकते हो आप। तो वो बनाए जा सकते हैं। आपकी लीव कितनी होंगी, कितनी नहीं होंगी, किस तरीके से छुट्टियाँ काउंट होंगी, ये तो कोई भी कंपनी कर सकती है। अब उसके लिए आप जब एज ए एम्प्लॉय जाते हो, ज्वाइन करते हो, तो आप उसको पढ़े लिख के ही करो, उससे पहले क्यों करना है। तो रूल्स एंड रेगुलेशन तो हर ऑफिस के अलग हो सकता है, लेकिन कानून किसी का नहीं है। तो कॉर्पोरेट लॉज में ये भी तो डिफाइन है ना कि इतने सेट ऑफ लीव्स आपको देने ही देना है, मैंडेटरी है। वो आपको कॉर्पोरेट लॉ में नहीं लिखा होता है कि आपको लीव्स कितनी देनी है, वो आपके लेबर कोड्स के हिसाब से होता है। ठीक है। बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो रात के टाइम पे काम करती हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनी है जहाँ सातों दिन काम होता है। आप इसकी बात कर रहे हो, आप इसको छोड़ो ना, पुलिस की नौकरी देख लो, 24 घंटे की नौकरी है, सातों दिन की नौकरी है। लेकिन जो आपकी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उसमें तो आपको कहीं ना कहीं आपको एक ना एक रेस्ट दिया जाता है 7 दिन के बाद या 6 दिन के बाद, कि एक दिन का रेस्ट होता है। यहाँ नहीं है। तो यानी जब दिल्ली पुलिस को नहीं मिल रहा रेस्ट, तो आपको लग रहा है कि प्राइवेट कंपनी वाले आपको रेस्ट देंगे। जनरली तो क्या होता है कि जब भी कोई भी कंपनी वो बिजनेस कर रही है, वो अपना पैसा कमाने के लिए बैठी हुई है, तो अपने हिसाब से काम करती है। कोई टॉक्सिक इन्वायरमेंट है तो हाँ, ऑब्वियसली आप लीगल एक्शन ले सकते हो, कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। तो सर एक सवाल ना कंपनी के पर्सपेक्टिव से भी। लेट्स सपोज कोई एम्प्लॉय है जो कि कंपनी के डेटा का दुरुपयोग करता है, मिसयूज़ करता है, कोई चोरी करता है, कोई हेर फेर करता है, तो उस पर कंपनी का क्या लीगल एक्शन हो सकता है, कंपनी क्या कर सकती देखो, होता क्या है कि जब भी कोई एम्प्लॉय किसी कंपनी को ज्वाइन करता है, तो जब हम एग्रीमेंट साइन करते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर है आपका जो, या फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर है, टर्म्स ऑफ सर्विस है, टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, उसमें जनरली कंपनी वाले गलती क्या करते हैं कि वो ना उस डाटा को डिफाइन नहीं करते हैं कि कौन सा डाटा है जो हम इसको देंगे, कॉन्फिडेंशियल डाटा कौन सा होगा, और उस कॉन्फिडेंशियल डाटा को यूज़ और मिसयूज़ कैसे किया माना जाएगा। पहली गलती ये है। तो जब तक आप ये डिफाइन नहीं करोगे कि कॉन्फिडेंशियल डाटा है क्या, और वो कॉन्फिडेंशियल डाटा हम कैसे दे रहे हैं, किस मोड से दिया जा रहा है, उसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, तब तक आप उसको लीकेज नहीं रोक सकते। देखो, इंटरनेट का ज़माना है, आज की डेट में पेन ड्राइव में हर चीज़ चली जाती है। आप ड्राइव पे कोई भी चीज़ अपलोड कर ले, तो बहुत सारी कंपनीज है जो वर्क फ्रॉम होम करवाती हैं, तो जो आपका डाटा है वो आपके क्लाउड पे भी होता है, कोई भी डाउनलोड कर लेता है। कंपनी के जो वेंडर लिस्ट है वो उसका कॉन्फिडेंशियल डाटा होना चाहिए। आपके नो हाउ हैं, आपके ट्रेड सीक्रेट्स हैं, आपके मार्केटिंग टेक्टिक्स हैं, वो आपका जो सीक्रेट होना चाहिए कि कौन कैसे यूज़ कर रहा है। साथ में जो आपका लेन देन है अपनी जो वेंडर्स हैं या दूसरे एम्प्लॉई के साथ है, वो कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए। ऐसा भी तो होता है, कंपनी वाले क्या करते हैं, एक ही पोस्ट पे दो अलग अलग आदमियों को रखते हैं, दो अलग अलग सैलरी पे, एक को 25,000 देने, एक को 75,000 होता है। लेकिन ये दोनों की आपस की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, वे किस बंदे को हम क्या सैलरी दे रहे हैं। तो पहले वो डाटा आप डिफ़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर वो डाटा आपका डिफाइंड है और आपका एग्रीमेंट है, तो कंपनी का जो डाटा है वो उसकी प्रॉपर्टी होता है, तो उसका मिसयूज़ करना, उसको कैरी करना, इलीगल रिटेन करना, कंपनी आपके अगेंस्ट एक्शन ले सकती है। और मैं तो कह रहा हूँ कि कंपनी को लेना चाहिए। आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो डाटा भी तो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का ही पार्ट है ना, तो आप ले सकते हो। अच्छा विकास जी, वर्क प्लेस पे ना कई बार हमने ऐसा देखा है कि बहुत ज़्यादा ना रंग के हिसाब से या कास्ट के हिसाब से या रिलीजन के हिसाब से बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होती है कि भाई तू तू तो जाट है, तू तो सिख है, तू तो पंजाबी है, 12 बज गए, तू बोलेगा तू मुस्लिम है, तू तो क्रिश्चियन है, यीशु, कुछ भी। तो इस तरह के वर्क प्लेस पे एम्प्लॉय जो है वो कुछ एक्शन ले सकता है इस ऐसे सिनेरियो में? एम्प्लॉय को क्या एक्शन लेना है इसमें? अगर कोई डिस्क्रिमिनेशन है, पहली बात तो इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन होना ही नहीं चाहिए। आप कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, आप अपना रिलीजन के बेस पे डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। आप एज के बेस पे कर सकते हो कि 18 साल से कम का तो मैं नौकरी पे नहीं रखूँगा। उसके बाद जेंडर के बेस पे डिस्क्रिमिनेट होता है, देखो प्रैक्टिकली नहीं कर सकते आप, लेकिन सॉरी, देखो थ्योरेटिकली आप कर नहीं सकते, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा होता है। इसमें जनरली तो ये सिचुएशन रहती है कि कंपनी के पास एक डिस्क्रिशन है कि वो किसी एम्प्लॉई को अपनी किसी पोस्ट पे अगर रखना चाहती है, तो 4-5 लोगों का इंटरव्यू लेके वो किसी को भी चूज़ कर सकती है। कोई ऐसा ओपन एग्ज़ाम तो है नहीं यूपीएससी का कि आपका मार्किंग स्कीम है कि भाई मैं मेरिट में आया तो मैं ही भी इसका वीसी बनूंगा
या वीपी बनूंगा, या मैं ही प्रेसिडेंट बनूंगा, या मुझे डायरेक्टर बनाओ। ये तो कंपनी के अपने प्रेरोगेटिव्स हैं। हाँ, अगर आप अच्छा काम कर रहे हो, आपने इंटरव्यू दे दिया है, उसके बाद आपका काम है और कंपनी को ठीक लगता है तो कंपनी रख सकती है। कंपनी को ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि आपको कंपनी में लेने के बाद कंपनी का इन्वायरमेंट कैसा रहेगा। टॉक्सिक भी तो हो सकता है ना। आप पुरानी कंपनी में से मान लो कोई पॉश की कंप्लेंट थी आपकी, या आपकी वेरिफिकेशन नेगेटिव आ गई, आपका कोई पुलिस केस चल रहा है लड़ाई झगड़े का, मारपीट का। पुलिस वेरिफिकेशन तो होती है ना एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे, और आपको करवानी भी चाहिए। तो मान लो आपका किसी के साथ मारपीट के 4-5 केस की एफआईआर आ गई, और फिर आप बोलोगे मेरा तो राइट है जी, मैंने तो इंटरव्यू दिया था, अब लो मुझे। ऐसे थोड़ा ना होता है। कंपनी चाहे तो वो देखेगी ना कि कल की डेट में अगर 3 पहले एफआईआर है तो यहाँ पे भी आके तो मारपीट कर सकता है आदमी, क्या करोगे। आपका डिस्क्रिशन है, तो दैट इज़ वाइड डिस्क्रिशन। प्राइवेट कंपनी के अंदर, प्राइवेट कंपनी इज़ बेसिकली एन आर्टिफिशियल पर्सन। जैसे आप और हम है ना, हम वी आर नेचुरल पर्सनस, तो दैट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। तो उसके पास अपने राइट है कंपनी के कि मुझे अपना बिजनेस कैसे चलाना है, प्रॉफिट कैसे बनाना है, उसके लिए उसको जो काम करना वो करते हैं। सर ये बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है। हम भी ट्राई कर रहे हैं कि हम कम टाइम में थोड़ी चीज़ें कवर अप कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें कवर अप कर पाएँ। हमने कॉर्पोरेट कवर किया, हमने पर्सनल सेक्शन कवर किया, लॉज का, रिलेशनशिप का सेगमेंट कवर अप किया। अब हम पढ़ते हैं एक रियल एस्टेट की तरफ, जो कि एक बहुत अभी बूमिंग सेक्टर भी है और इसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जो सब फेस करते हैं। तो क्या कोई बैंक है या इंस्टीट्यूशन है, ये आपके घर एजेंट्स भेज सकता है रिकवरी के लिए? इज़ इट लीगल? देखो, एजेंट भेजना तो कोई गलत नहीं है। आप उधार किसी को देते हो, आप उसको उधार वापस लेने के लिए तो जाएगा ना आदमी। हाँ, एजेंट आपके साथ बदतमीज़ी नहीं कर सकते, आपको डरा नहीं सकते, धमका नहीं सकते, आपकी फ़ोटो वीडियो वायरल नहीं कर सकते, वो अलग बात है। बार बार अगर वो आ रहे हैं और न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं तो उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। आप उनके अगेंस्ट जो क्रिमिनल केस है वो भी रजिस्टर करवा सकते हो, आप सिविल केस भी रजिस्टर करवा सकते हो, आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में भी अपनी कंप्लेंट है वो फाइल कर सकते हो। आप न्यूसेंस नहीं कर सकता। आपको अगर रिकवर करना है पैसा, बैंक हो या एनबीएफसी हो, रिकवर करना है सिविलाइज तरीके से, आप रिकवरी फाइल करो, लो कोर्ट से ऑर्डर लो और पैसे रिकवर कर लो। सर अगर आपके नाम पे कोई और लोन ले लेता है, इम्पर्सोनेटिंग BU, तो फिर कैसे बचेंगे इससे? बचना क्या है, इसमें बचने का कोई तरीका नहीं है। एक बार लोन लेने के बाद आपकी रेमेडीज़ हैं वो आपको एग्जॉस्ट करनी पड़ेंगी। देखो कि मान लो आज आपके नाम पे किसी ने लोन ले लिया, हमारा सिस्टम इतना गंदा है इस बैंकिंग सिस्टम। पहली बात तो आपके नाम पे लोन किसी को मिलना नहीं चाहिए, लेकिन ले लिया। दूसरा, वो डिसबर्स किसी और के अकाउंट में हुआ जिसका नाम भी आपके नाम से मैच नहीं करता। तीसरा, सिबिल आपका ख़राब होगा क्योंकि पैन नंबर आपका गया हुआ है। आप सिबिल में मतलब जूते घिस लोगे, आप उस सिबिल को ठीक नहीं करवा सकते। तो पहला काम तो करना क्या है कि अगर आपके नाम पे किसी ने लोन ले रखा है उसकी एफआईआर करवाओ, क्योंकि चीटिंग का केस है। सेकंड, इम्पर्सनेशन भी है 66C में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, तो वो भी लगेगा। तीसरा, आप सिविल कोर्ट में इंजंक्शन भी फाइल कर सकते हो कंसर्न बैंक या उसके अगेंस्ट कि भाई बताओ, डिटेल दो, कौन है कौन नहीं है, और इस तरीके से तुमने कैसे कर दिया, तुमने सिविल पे कैसे चढ़ा दिया। जब मैंने तुमसे कोई डॉक्यूमेंट शेयर ही नहीं किए तो तुमने सिविल पे नहीं चढ़ाना चाहिए था, तुम उसको टेक डाउन करो, क्योंकि जो सिविल में इन्फॉर्म करता है बैंक या एनबीएफसी, उसके पास राइट होता है उसको टेक डाउन करने का, वही कर सकता है सिर्फ। और सिबिल भी वैसे अब देखा जाए तो दूध की धुली थोड़ा है। सिबिल कहाँ की कंपनी है पता है आपको? सिबिल ग्रुप क्या है? US की? यूएस की। और उसके पास फाइनेंशियल डाटा किसका है? क्रिसल? हम सब का। हाँ, हमारा सबका। हम सब का फाइनेंशियल डाटा उस कंपनी के पास है। उसको पता है कि किसकी कितनी औकात है, कितने पैसे ले सकता है कोई, किसको कितने पैसे देने चाहिए। वो डिसाइड कर रहे हैं कि तुम्हारी कितनी औकात होगी, तुम कितना लोन ले सकते हो। सर कई सारे ना ऐसे भी होते हैं कि धोखाधड़ी के मामले होते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड से कुछ निकल गया। अभी हम बहुत सारी वेब सीरीज़ भी आई हैं इस पे, जमतारा, जमतारा के 2 पार्ट 2 पार्ट हो चुके हैं। तो इसमें ऐसे मामलों में कैसे बंदा बचेगा? जैसे आपके क्रेडिट कार्ड से निकल गया आज पैसे और बड़ा अमाउंट निकल गया, तो कैसे आप क्या कर सकते हो? व्हाट इज़ दैट लीगल कोर्स यू कैन टेक? देखो, पहली चीज़ आपको समझो कि जितने भी क्रेडिट कार्ड आप लेते हो ना, जो भी कंपनी क्रेडिट कार्ड इशू करवाती है, कर देती है आपको, जो बैंक दे रहा है, जनरली अपना ना एक लाइबिलिटी इंश्योरेंस करवा के रखते हैं। उनको पैसे रिकवर हो जाते हैं। ठीक है, पहली चीज़ जनरली ये होता है। दूसरा, अगर आपके साथ कुछ इस तरीके की सिचुएशन हो रही है और आपका कोई उसमें हाथ नहीं था ना, आपने ओटीपी दिया, क्रेडिट कार्ड नंबर नहीं दिया, कोई सीवीवी नंबर नहीं दिया किसी भी तरीके से, तो और फिर भी आपके साथ ये फ्रॉड हो गया, तो आप बैंकिंग ओम्बड्समैन में जा सकते हो। आप जो अपना अमाउंट जो आपका गया है उसकी रिकवरी आप ले सकते हो। आप कंज्यूमर कोर्ट भी जा सकते हो, और आजकल तो कंज्यूमर कोर्ट की जो कंप्लेंट है वो भी ऑनलाइन फाइल हो जाती है, पहले नहीं होती थी।
अब आपके डॉक्यूमेंट है उसमें लिस्ट दे रखी है कि उस लिस्ट के हिसाब से डॉक्यूमेंट तैयार करो और फाइल कर दो। तो आप घर बैठे फाइल भी कर सकते हो। तो ये भी किया जा सकता है। तो आपके पास राइट है, एज ए कंज्यूमर राइट है, और एज ए यूज़र जो है वो एज ए यूज़र भी आपके पास राइट है। तीसरा जो लाइबिलिटी इंश्योरेंस है, मैंने आपको बताया ना कि लाइबिलिटी इंश्योरेंस, तो अगर बैंक को पैसा मिल सकता है तो पैसा आपको वापस भी मिल सकता है, लड़ना पड़ेगा थोड़ा सा। सर एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जहाँ पे ना आजकल, क्योंकि रियल एस्टेट इज़ बूमिंग इन मेट्रो सिटीज़, गुड़गांव देखो, एनसीआर देखो, बहुत सारे डिलेड पोजेशंस हैं जहाँ पे ना आपको प्रॉमिस करते हैं एक सर्टेन डेट को और उसके बाद उसमें डिलीवर नहीं करते हैं प्रोजेक्ट को। बहुत सारे केसेस चल भी रहे हैं इसके लिए, लाखों केस है। लाखों केसेस। तो इसमें क्या कर सकता है बंदा? करेगा क्या, परेशान होगा, ब्याज भरेगा और जाके अपने लीगल रेमेडी एग्जॉस्ट करने की कोशिश करेगा। बिल्डर के चक्कर में जो आदमी फंस गया और बिल्डर ने चीटिंग कर दी तो उसका पैसा रिकवर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। रेरा एक कानून आया था, उस कानून में अभी भी ये क्या होता है कि कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है तो रेरा में रजिस्टर करवाना पड़ता है और उसको एक एस्क्रो अकाउंट बनाना पड़ता है कि जिसमें कि जो भी पैसा वो लेगा बायर से वो उस एस्क्रो अकाउंट में रहेगा और वो सिर्फ उस प्रोजेक्ट के लिए ही यूज़ हो सकता है। लेकिन उस पैसे को निकालने के भी इतने इन्वेंटिव तरीके बिल्डर यूज़ करता है कि उस पैसे को निकाल लेते हैं, कहीं और इन्वेस्ट कर लेते हैं और आपका प्रोजेक्ट जो है वो अदर में लटका रहता है। आप रेरा से रिकवरी सर्टिफिकेट ले लो, जीत जाओ और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करवाने में आपके घोड़े खुल जाएंगे। मतलब मोटा मोटी ये है कि अगर आपने आज ले लिया कोई फ्लैट और बिल्डर ने फ्रॉड कर दिया, आप एफआईआर करा लो, आप रेरा में कंप्लेंट डाल लो, 10-15 साल आपके कहीं नहीं गए, कुछ नहीं होगा। इफ़ देर इज़ अ फ्रॉड, इफ़ देर इज़ अ फ्रॉड, अगर कोई जेन्युइन रीज़न है बिल्डर का, किसी भी रीज़न से हो सकता है, प्राइसेस बढ़ गए एकदम से बहुत ज़्यादा कि भाई जो रॉ मटेरियल है वो नहीं आ पा रहा है, बीच में कोविड की सिचुएशन आ गई थी, कुछ भी हो सकता है ना। तो उस सिचुएशन में तो ये है कि हाँ धीरे धीरे पैसे आपसे मांग लेगा कि भाई थोड़े पैसे और दे दो, लेकिन आपको दिखेगा कि ये कंस्ट्रक्शन कर रहा है, कुछ कर रहा है। लेकिन जहाँ पे क्रेन लगी हुई है, मज़दूर एक भी नहीं काम करने वाला, वो खड़ी हुई है 2 साल से, तो वहाँ भूल जाओ कि आपके पैसे रिकवर होंगे, बहुत मुश्किल है। सुप्रीम कोर्ट तक गया था मैटर इस तरह के, हमारे पास थे, मैंने रिप्रेजेंट किया था काफ़ी लोगों को, बाद में बहुत बहुत कई साल तक लड़ाई हुई उसमें। सर एक और बहुत छोटी सी चीज़ है, ये चीज़ जो मैं पूछने वाला हूँ ना, ये कोई सवाल जो है ना, ये पूरा गाँवों से रिलेट करेगा या छोटे कस्बों से रिलेट करेगा या कहीं भी हो सकता है। वैसे तो आपकी ना एक ज़मीन खाली पड़ी है, बगल में एक मकान बनता है या एक बिल्डिंग बनती है, वो आपका 1 फीट का ज़मीन कब्जा लेता है, उसने मकान बना लिया, 3 माले का मकान बन गया, 3 मंजिल का मकान बन गया। अब आपको जब आप देखते हो कि आपकी ज़मीन कम है तो आपके पास क्या राइट है उसके अगेंस्ट क्या तोड़वा दो उसको, 1 फुट के चक्कर में पूरी दीवार टूट जाएगी। राइट है आपके पास तुड़वाने का, तुड़वा दो। अच्छा, हाँ, आपको सिविल केस फाइल करना पड़ेगा अगर आपकी जो लैंड है उसके ऊपर अगर इंक्रोचमेंट है किसी वजह से, किसी भी वजह से, और तो आप उसके अगेंस्ट सिविल केस फाइल कर सकते हो। थोड़ा लंबा चलता है इस तरह का सिविल मैटर क्योंकि प्रोसीजर लंबा है, लेकिन आपके पास राइट है कि अगर उसने इलीगल तरीके से ट्रेसपासिंग करके या कुछ भी, आपने एक दीवार जो है, 1 फुट की दीवार जो है वो आपकी बिल्ड उस पर खड़ी की हुई है, तो आप भले पूरी उस की पर पूरी कितनी भी बड़ी बिल्डिंग क्यों ना बनी हो। आप चाहे 10 मंजिल खड़ी कर लो उसमें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ज़मीन तो आपकी है ना, राइट तो आपका है। अनलेस आपके बीच में कोई एग्रीमेंट हो रखा है कि भाई तुम कर लो, बात अलग है, कोई इजमेंट्री राइट है या कुछ और चीज़ है। अदरवाइज़ आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई इंक्रोचमेंट करता है तो दिस इज़ अ सिविल मैटर, आप सिविल रेमेडी अवेल कर सकते हो, लेकिन लंबे चलते हैं केसेस, कर सकते हो, कानून में है। सर एक हनी ट्रैप वर्ड बहुत फेमस है, अगर आपने सुना हो तो। हनी ट्रैप, आप बाहर की किसी कंट्री में गए, लेट्स सपोज यू आर ट्रैवलिंग देयर इन एनी ऑफ द कंट्रीज़, और आप वहाँ पर किसी के प्यार मोहब्बत में पड़ गए, किसी उसमें पड़ गए, अब आप गलत फंस गए हैं, वहाँ बंदा क्या कर सकता है? उसके लीगल राइट्स क्या हैं कि वो इंडिया से क्या हेल्प एक्सपेक्ट कर सकता है? देखो, आपको अल्टीमेटली बात क्या है कि ये देखना पड़ेगा कौन सी कंट्री की बात कर रहे हो आप। अच्छा, हर कंट्री के कानून अलग होते हैं, कुवैत में अलग कानून है, जापान में अलग है, चाइना में अलग है, तो वी नीड टू बी कंट्री स्पेसिफिक। तो जिस भी देश में आप जा रहे हो वहाँ के कानून देखो, समझो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं। हनी ट्रैप जो आप वर्ड यूज़ कर रहे हो वो यहाँ एप्लीकेबल नहीं है। हनी ट्रैप क्या वो होता इंडिया है, में भी है, हाँ। हनी ट्रैप क्या होता है कि कोई लड़की आपको या कोई ग्रुप इस तरह का वो आपको ल्योर करता है किसी तरीके के सेक्सुअल फेवर्स के लिए या किसी और उसमें प्यार में डालने के लिए, और बाद में फिर आपको ब्लैकमेल किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड हनी ट्रैप। धीरे धीरे करके शहद दिखा के और डंक मारना शुरू कर देता है। तो ये जब दूसरे देश में कहीं होता है ऐसी कोई सिचुएशन, तो वहाँ के लोकल कानून पता होने चाहिए आपको कि वो क्या करोगे।
वहाँ अगर आप फंस गए हो, कोई ब्लैकमेल कर रहा, तो हर ऑलमोस्ट हर देश के अंदर ब्लैकमेलिंग एक्सटॉर्शन जो है वो क्राइम है, ऑलमोस्ट हर देश में है। तो आप वहाँ अपनी जो लोकल रेमेडीज़ है उसको अवेल कर सकते हो, लेकिन आपको कंट्री स्पेसिफिक है ये आपका ना, तो आपको देखना पड़ेगा कि कौन से देश में आप। अच्छा, दुबई कुवैत में तो मोदी जी फांसी रुकवा देते हैं, लेकिन कहीं और फंस गए तो क्या करोगे? बात ये नहीं है कि मोदी जी रुकवा देते हैं, देखो आज की तारीख में हमारा देश जो है वो टॉप 5 इकोनॉमीज़ में है, चौथे नंबर पे तो है ही ना हम, और टॉप 3 में भी चले जाएंगे। जीडीपी तो बढ़ ही रहा है, खैर जीडीपी का हमारे उससे ज़्यादा मतलब इम्प्रूवमेंट से, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बट लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो इकॉनमी है वो अच्छी उस पर लेवल पे जा रही है, प्रॉपर्टी के रेट बढ़ रहे हैं, लोगों के लिए चीज़ें महंगी होती जा रही हैं, बाइंग कैपेसिटी बढ़ घर रही है। खरीदना मुश्किल होता जा रहा है। ठीक है, कुछ चीज़ें हैं कई जगह पे, लेकिन इसका साथ में ये भी फ़ायदा है कि जो फैसिलिटीज़ हैं वो उस जगह तक जा रही हैं। कहीं पे भी नया प्रोजेक्ट आता है तो वहाँ पे सीवर का, बिजली का, पानी का कनेक्शन जाता है कि अब करना पड़ेगा। तो हर देश के अंदर आज की तारीख में हमारे देश का एटलीस्ट इतना इन्फ्लुएंस है कि अगर कोई भी इशू आता है तो एटलीस्ट अगर हमारे यहाँ से देश में से कोई बात जाती है तो उसकी सुनवाई होती है, उस पर एक्शन होता है। अगर यूक्रेन वॉर में प्लेन भेज के भारतीय लोगों को बुलाया जा सकता है, लेके आया जा सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। हिस्ट्री में नहीं हुआ आज तक। तो दुनिया में आज की तारीख में डंका तो है। जहाँ तक विश्व गुरु बनने की बात है, वो रास्ता थोड़ा लंबा है, वो भी हो लेकिन बन जाएगा, जाएंगे। वो भी हो जाएगा। पर बनने की नहीं है, हमें देखो, हमें कभी कोई विश्व गुरु बनने का कोई शौक़ नहीं रहा है, नाम दे दिया विश्व गुरु, कोई शौक़ नहीं है। बात क्या है कि जो जिस तरह की परंपराएं चली आ रही हैं, जिस तरह की हमारे वेदों में जो चीज़ें दे रखी हैं, जो उपनिषद में दे रखी हैं, जिस तरह का लिविंग स्टैंडर्ड है, इंसान को इंसान समझने वाली जो चीज़ें हैं, वो किसी और जगह पे नहीं रही हैं। यहाँ पे आप समझो, देखो सनातन की एक अच्छी चीज़ बताता हूँ आपको, जी सबसे बिल्कुल अच्छी चीज़। बिल्कुल। कहते हैं कि बहुत सारे देवी देवता हैं, हम्म। आप किसी एक देवता की पूजा करते हो, मैं किसी दूसरे देवता की पूजा करता हूँ। आप रात को पूजा करते हो, मैं दिन में पूजा करता हूँ। ठीक, आप हो सकता है तंत्र विद्या में विश्वास रखते हो, मैं हो सकता है मंत्र विद्या में विश्वास रखता हूँ, लेकिन सिर्फ इस बात से कि आप किस देवता को पूज रहे हो, किसको आप भगवान मान रहे हो, आपके इष्ट कौन है और मेरे कौन है, सिर्फ इस बात से हमारा कभी ना तो मतभेद होगा ना मेरी लड़ाई होगी। जबकि दुनिया में सबसे बड़ी लड़ाई इस चीज़ की चल रही है कि हमारा भगवान भगवान, तुम्हारे बेवकूफ़, कुछ नहीं है। क्रिश्चियंस ने भी यही काम किया, बाकी के और रिलीजन है उन्होंने भी यही काम किया, सिर्फ कि हमारा ही है जी, किसी और का नहीं है, और किसी और को मानोगे तो हम मार देंगे। सनातन में कहाँ लिखा है? कोई दिखा दो, कोई वेद दिखा दो, कोई आदमी निकाल के दे दे कि भाई सब ये लिखा हुआ है कि तुम शिव जी को भगवान नहीं मानोगे, भगवान विष्णु को भगवान तो नहीं मानोगे लड़ाई तो हो मार देंगे। जाएगी। कहीं नहीं है, और कोई इंसिडेंट भी नहीं है ऐसा। सर, हमारी कंट्री में ना ड्रग्स को कैरी करना इलीगल है, ठीक है, लेकिन हम जो देखते हैं कि ये ना सभी जगह बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। स्कूल के बाहर हमने कई बार सुना है, कुछ ठिकाने होते हैं हर सिटी में जहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब पुलिस को भी पता होता है, तो ये प्रिवेंशन क्यों नहीं करती पुलिस, क्यों नहीं इसको कंट्रोल कर पाती, जबकि उनको पता है कि यहाँ मिलता है? क्योंकि पुलिस को पैसा मिलता है। पुलिस सबसे करप्ट डिपार्टमेंट में से एक है, सबसे करप्ट डिपार्टमेंट में से। साथ में क्या है कि बहुत मुश्किल हो जाता मानना कि कहीं ड्रग्स मिल रहे हैं, 17 साल के बच्चे को पता है, जी। पुलिस स्टेशन के बगल में मिल रहे हैं, लेकिन पुलिस वालों को नहीं पता। हाँ, उनको नहीं ये पता। मानना बहुत मुश्किल है। दूसरा, जो कैश का पैसा है, ड्रग इकॉनमी जो है, उसका कैश का पैसा हर जगह यूज़ होता है, हर उस जगह यूज़ होता है जहाँ टैक्स की चोरी होती है। इलेक्शंस में वो पैसा यूज़ होता है, प्रॉपर्टी परचेज करने में यूज़ होता है, इलीगल फिर लिकर का जो बिज़नेस है उसमें यूज़ होता है, जो रिश्वत जाती है, जो आपका रिश्वत का पैसा है वो सारा कैश का है। तो ये कैश इकॉनमी है बहुत बड़ी। इसको रोकने के लिए जब तक काम नहीं होगा तब तक ये चलता रहेगा। अभी आज की तारीख में हमने ड्रग्स की बात की, स्कूल के बाहर, कॉलेज के बाहर आपको टोबैको बेचना तो अलाउ है नहीं, लेकिन स्कूल के अंदर गांजा कैसे पहुंच जाता है, वीड कैसे पहुंच जाती है? सही बात है। सोचने की बात है ना। जी बिल्कुल लॉजिकल। रेव पार्टीज़ होती हैं, आपने देखा कि पुलिस वाले जाते हैं कि वो छापा मार दिया जी, हमने पार्टी में लोग पकड़े गए, होता है ना। उसमें कौन पकड़े जाते हैं? जो कंज्यूम कर रहे हैं ड्रग को। देखो, किसी भी नारकोटिक्स सब्सटेंस को कल्टीवेट करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, कंज्यूम करना, ये सारे अपने आप में क्राइम है। आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉ है। लेकिन जो लोग पकड़े जाते हैं वो लोग पकड़े जाते हैं जो वहाँ कंज्यूम कर रहे हैं। आप ये बताओ ना कि पिछले 10 साल में कि कौन सा ऐसा ड्रग का सबसे बड़ा सरगना
जिसको कहते हैं कि सबसे बड़ा गैंग चला रहा था, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया हो, आप एक न्यूज़ दिखाओ। सिर्फ वो लोग पकड़े जाते हैं जो नीचे के लेवल पे काम कर रहे हैं, मोटी मछलियाँ तो बची रहती हैं। सर रियल एस्टेट में ना एक चीज़ और होती है कि एक प्रॉपर्टी पे आप बहुत लंबे समय तक रहते हो, फिर उसके बाद ना टेनेंट जो है वो क्लेम करने लग जाता है कि यहाँ से मैं कहाँ जाऊँगा, कहाँ रहूँगा, यहाँ तो ये तो मेरा अधिकार में है। तो इसको कैसे बचेगा बंदा? बात क्या है कि कोई भी किराएदार किसी भी प्रॉपर्टी पर रहे, ठीक है, सिर्फ वो वहाँ रहने की वजह से मालिक नहीं बनता है। किराएदार किराएदार ही रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ तक बोला है कि किराएदार अपने मकान मालिक के अगेंस्ट एडवर्स पोजेशन भी क्लेम नहीं कर सकता। वो ये नहीं कह सकता कि मेरा पोजेशन जो है वो मकान मालिक के एडवर्स है, कि मैं 12 साल तक मैं एडवर्स पोजेशन में हूँ तो मैं मालिक बन गया। दैट इज़ नॉट द केस। किराएदार ही रहेगा। अगर वो रेंट कंट्रोल एक्ट के अंदर में आता है तो उससे तो उस दूसरे तरीके से खाली करवाया जा सकता है, बोनाफाइड नीड पे खाली हो सकता है, टाइम लगेगा। अगर वो आपका रेंट कंट्रोल एक्ट में नहीं आता है तो उस सिचुएशन में आप सिविल केस एविक्शन का फाइल कर सकते हो, खाली करवा सकते हो। ऐसा थोड़ा ना है कि प्रॉपर्टी में आप लाल किले में रहने लग जाओ तो मालिक बन जाओगे क्या? आप रह लो 50 साल, नहीं बन सकते। प्रॉपर्टी का मालिक मालिक ही रहेगा। हमें पता है कि एडवोकेसी जो है इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन, नोबल प्रोफेशन, बट लोग जानते हुए भी कि ये कन्विक्ट है फिर भी उसका केस लड़ते हैं। निर्भया केस में उनको एक बाकायदा वकील दिया गया, सरकारी वकील, बहुत सारी उनको गालियाँ भी पड़ी, सोशल मीडिया पे उनको बहुत कोसा भी गया, फिर भी उन्होंने केस लड़ा। वकील इसको कहते हैं कि ये ठीक है। आपका क्या टेक है? बिल्कुल सही है। बात ये है कि आपके अगेंस्ट पुलिस ने केस बनाया, ठीक है, मीडिया डिसाइड नहीं कर सकती कौन आदमी है जिसने क्राइम किया है। कन्विक्शन करना, एक्विटल करना कोर्ट का काम है ना, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि आपके अगेंस्ट पुलिस ने केस बनाया, माय क्वेश्चन इज़, अगर पुलिस 1000 केस बना रही है तो क्या 100% पुलिस सच बोलती है? नहीं जी। नहीं बोलती ना। तो ये परसेंटेज कितनी है कैसे डिसाइड होगा कि पुलिस ने सच बोला है, सच लिखा है या नहीं लिखा है? अगर पुलिस अपना सच्चा काम कर ले तो मेजॉरिटी जो कोर्ट के केस हैं, जो पति दुखी हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, आधे तो वो भी परेशान होने बंद हो जाएंगे ना। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है कि पुलिस हर बार सच नहीं बोलती है। तो पुलिस ने केस बनाया, आपके अगेंस्ट केस बना दिया, तो क्या कल आपको फांसी हो जानी चाहिए कि आज केस बन गया जी कल इसको टांग दो? पुलिस के कहने से हो जाना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए आपका राइट है टू हैव अ लॉयर, एक एडवोकेट जो आपको रिप्रेजेंट करे, जो आपको बेस्ट डिफेंस दे सके, जो पुलिस की हर बात पे क्वेश्चन कर सके। ये तो आपका बेसिक राइट है। तो हर केस के अंदर आपको एडवोकेट आपकी पसंद का मिल सकता है, मिलना चाहिए। लेकिन विडंबना क्या है हमारे सिस्टम की, वो ये है कि केस चलाने वाला भी जो है सरकार है, और आपको डिफेंस के लिए जो सरकारी वकील है वो भी सरकार दे रही है। तो आप ये बताओ कि न्याय की परिभाषा जो है, क्या आप उसमें उसको किसी तरीके से जस्टिफाई कर सकते हो? नहीं कर सकते। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि वो लॉयर जो आपको मिला है ज़रूरी नहीं कि वो आपकी पसंद का, जो जैसा आप चाहते हो, जिनको आप चाहते हो वो है। उसकी भी मजबूरी है सरकार को रिप्रेजेंट करना। नहीं, सरकारी वकील का तो तनख्वाह मिलती है उसे, तो सरकारी वकील को तो तनख्वाह मिलेगी ना सरकार को रिप्रेजेंट करने की। आपको जो प्राइवेट एडवोकेट आपको चाहिए जो आपके लिए खड़ा हो सके, तो वो तो आपकी पसंद का होना चाहिए ना। आप कहते हो कि मुझे तो ये एडवोकेट चाहिए, कल की डेट में कहते हैं नहीं ये नहीं काम करेगा, कोई दूसरा करेगा। दैट शुड नॉट हैपन नो। आपका बेसिक राइट है। और सर एक गरीब आदमी है जिसके पास अपना एडवोकेट करने की क्षमता नहीं है, तो उसके लिए कैसे काम करती है? सरकारी जो है हमारी लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, आप जाओ वहाँ पे, अगर गरीब आदमी हो, आपकी 1 लाख से कम की इनकम है, फीमेल हो या सीनियर सिटीज़न हो, तो आप जाके वहाँ पे एप्लीकेशन लगा सकते हो, आपको सरकारी वकील मिल जाएगा अपने केस के लिए। तो सरकार देगी उसको तनख्वाह, और सरकार देगी उसको फीस, आपको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। सर लीगल मैटर्स में ना अभी भी जो आप डिस्कस कर रहे थे, तो कुछ बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जो ऑब्जर्वेंट होते हैं कि आपको पता है कि सामने वाला जो है वो कन्विक्टेड है, उसने किया है सामने से क्राइम, बहुत सारे सबूत सामने से दिख रहे हैं, बट फिर भी उसका फ़ैसला आने में 8-10 साल लग जाते हैं, जैसे निर्भया केस में भी हुआ था। तो ऐसा क्यों है हमारे जुडिशल सिस्टम में? प्रोसीजर लंबा है, केस चलेगा तो केस चलने का जो प्रोसीजर है वो बहुत लंबा है, पहला। दूसरी चीज़ क्या है कि हमारे यहाँ केसेस बहुत ज़्यादा हैं। एक जज के पास आप देखो कभी जाके, आप हाई कोर्ट आओ हमारे साथ, आपको पता लगेगा, सुप्रीम कोर्ट आओ, एक दिन में 100 केस लगे हुए हैं। और वहाँ पे 100 का मतलब हो गया कि 200 एडवोकेट आएंगे, एक लेफ़्ट एक राइट, एक
पिटिशनर की तरफ से, एक रिस्पोंडेंट की तरफ से, कई बार पार्टी ज़्यादा भी होती हैं, उसमें आपको सुनना भी है सबको, कुछ डेट लेंगे, कुछ आर्ग्यूमेंट करेंगे, उसके बाद उसको डिक्टेट करना है, डिक्टेट करने के बाद आपको उसको ऑर्डर को साइन भी करना है, चेक करना है इसमें कोई दिक्कत ना हो, कोई गलती ना हो, ठीक है। तो ये करते हुए, और आपके पास टाइम कितना है, लिमिटेड टाइम है, तो एज ए ह्यूमन बीइंग आपके लिए पॉसिबल कैसे है, बहुत डिफिकल्ट होती है। एक जज का काम जो है वो बहुत डिफिकल्ट काम है, बहुत नोबल काम है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट काम है, क्योंकि आपको पेशेंटली सुनना, अपने गुस्से पे काबू रखना, अपने बायसेस को एक तरफ करना और फाइल के हिसाब से डिसाइड करना, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। हम बाहर से लोग, जो कॉमन आदमी है, वो बोल देते हैं कि कोर्ट के अंदर ये दिक्कत है। आप जाके तो देखो कोर्ट में हालत क्या है। मैंने ऐसा देखा है दिल्ली हाई कोर्ट में कि सेकंड सैटरडे को, जिस दिन कोर्ट की छुट्टी होती है, सारे बैंक बंद होते हैं, उस दिन सुबह 9:30 बजे से लेकर शाम को 6:30-7 बजे तक हम खड़े हैं कोर्ट में। एक ही कोर्ट खुला हुआ सिर्फ, क्योंकि अर्जेंट मैटर है, सुनवाई करनी है। मैं सुबह से शाम तक था वहाँ। तो सोचो कि अगर मैं एज ए लॉयर वहाँ खड़ा हूँ, तो एक जज साहब हैं जो सुन रहे हैं, पूरा दिन वो इसी मैटर के लिए बैठे हुए हैं। तो ऐसे लोग भी हैं। सर, जब हमारा लॉ डिफाइंड है, सेट ऑफ रूल्स हैं जो लिखे हुए हैं, तो फिर कैसे किसी आतंकवादी के लिए रात में 3:30 बजे कोर्ट खुल जाती है? तो ये तो किसी के लिए भी खुल सकते हैं ना, आपका मैटर अर्जेंट होना चाहिए। अगर आपको ज़रूरत है, रात को अर्जेंसी है, कोई बहुत तगड़ी अर्जेंसी है, तो आप भी खुलवा सकते हो। हाँ, कोर्ट का काम 24 घंटे का होता है, 24 घंटे चलता है। आपको क्या लगता है कि जैसे मान लो रात को किसी को 12 बजे किसी फीमेल को अरेस्ट करना है, तो फीमेल को आप शाम को 6 बजे, मतलब सनसेट के बाद, सनराइज से पहले अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर अर्जेंसी में अरेस्ट करना पड़ गया तो क्या करोगे? तो जो लोकल मजिस्ट्रेट हैं, इलाका मजिस्ट्रेट हैं, उनके घर पे जाके उन सुनवाई होती है, अर्जेंसी में होती है। ऐसे ही आपको सेशन कोर्ट में अगर जाना है, कोई अर्जेंट मैटर पड़ गया ऐसे, या हाई कोर्ट खुलवाना है आपको, आपका कोई फंडामेंटल राइट ऐसा हो गया जो वायलेट हो गया, और अर्जेंसी की सुबह तक, तो बहुत दिक्कत आ जाएगी। तो आप मेंशन कर सकते हो, कोर्ट को कोई दिक्कत नहीं है, आप मेंशन तो करो। मैटर होना चाहिए ना ऐसा। बात आतंकवादी की नहीं है, बात आपके राइट्स की है। अगर सुप्रीम कोर्ट रात को 3 बजे किसी ऐसे केस में सुनवाई कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट किसी और मैटर में भी कर सकता है। इट्स अबाउट व्हाट द इट्स अबाउट द सेंसिटिविटी अर्जेंसी, इज। अर्जेंसी इन दैट मैटर। सर, क्या हम सुप्रीम कोर्ट को भी चुनौती दे सकते हैं कहीं पे जाके? कैसे दोगे? सुप्रीम कोर्ट तो हमारा सुपीरियर, सबसे सुपीरियर कोर्ट है। हु इज़ गोना गार्ड द गार्ड्स? अगर आपको हर जगह से कहीं से न्याय नहीं मिला तो सुप्रीम कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट से कोई डायरेक्शन हो गया तो उसके बाद आप रिव्यू पिटीशन फाइल कर सकते हो, क्यूरेटिव पिटीशन फाइल कर सकते हो। लेकिन अगर वहाँ से भी सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया तो फिर आप उस ऑर्डर को कहीं चैलेंज नहीं कर सकते हो, फाइनल ऑर्डर है, उसकी कोई सुनवाई नहीं। आप सोच रहे ना, लोग कहते हैं हम यूएन में फाइल कर देंगे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में फाइल कर देंगे, दैट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन आर कोर्ट्स। हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के ऊपर वो बाइंडिंग नहीं हो, कुछ भी ऑर्डर करते रहें। और वो कुछ लोग कहते हैं राष्ट्रपति पे पिटीशन डालेंगे। वो कुछ क्रिमिनल केसेस में गवर्नर और राष्ट्रपति के पास कुछ राइट्स होते हैं, जो जिन लोगों का कन्विक्शन हो गया है, उनका सेंटेंस कम करना, सज़ा ख़त्म करना, उससे रिलेटेड है। आफ्टर कन्विक्शन। आफ्टर कन्विक्शन, उससे पहले नहीं। सर, एक बहुत ही कॉमन सवाल होता है, पुलिस यूज़ करती है इस चीज़ को कि कच्ची एफआईआर और पक्की एफआईआर, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है? लॉ में कोई डिफरेंस नहीं है। कोई कच्ची एफआईआर पक्की एफआईआर वाला जो डिफरेंस है ना, जिसको आप पूछ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होता। लोग क्या करते हैं कि वो, आपने कंप्लेंट डाल दी तो उसके ऊपर एक मोहर मारेंगे, डीडी नंबर लिख के दे देंगे आपकी कंप्लेंट की फ़ोटोकॉपी के ऊपर, कि इस डेट को हमने इस डीडी नंबर पे इस कंप्लेंट को ले लिया, ठीक है। उसको लोग बोलते हैं कच्ची एफआईआर, लेकिन वो कोई एफआईआर नहीं है, उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। उसके बाद जब उस पर, अगर मान लीजिए आपकी कंप्लेंट में कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है या नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बन गया या कॉग्निजेबल ऑफेंस बन गया, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस बनने के बाद फिर वो उस पर एक नंबर चढ़ेगा, डेट के साथ, टाइम के साथ, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट सब मेंशन होगा, वो आपकी एफआईआर होती है। तो लोगों के क्या होता है कि आपने कंप्लेंट डाल दी, आपको लगा कि कच्ची एफआईआर होगी। अरे कच्ची एफआईआर कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। या तो एफआईआर है या नहीं है, और उस पर लीगल एक्शन भी नहीं है। उस पर कोई लीगल एक्शन नहीं है। पुलिस वाले आर नॉट बाउंड टू डू एनीथिंग। वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं कि इंक्वायरी कर लेंगे, रिपोर्ट बना देंगे, कूड़े के ढेर में फेंक देंगे, एक फाइल में दबा देंगे, अलमारी में रख देंगे, कुछ नहीं होता। सर, एक और जनरल ह्यूमन राइट्स की बात है कि अगर आप फील कर रहे हैं कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ है, तो क्या पुलिस वाले अपने एंड पर आपकी एफआईआर किसी भी लेवल पर लिखने से मना कर सकते हैं? आपका, अगर जो आपने कंप्लेंट डाली है
उसमें अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस में डाउट हो रहा है तो पुलिस वाले की ड्यूटी है एफआईआर करना, वो मना नहीं कर सकते। मना करते हैं तो पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन हो सकता है। ठीक है, आप सीनियर पुलिस ऑफिसर के पास कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी में कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, आप लोकल कोर्ट के अंदर कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, उस पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन लेने के लिए कंप्लेंट फाइल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन कॉग्निजेबल ऑफेंस मतलब एफआईआर। कई केसेस में हमने देखा है कि बंदा मिसिंग है, आपके घर का कोई सदस्य मिसिंग है और आप पुलिस के पास जाते हो तो वो आपकी एफआईआर नहीं लिखते हो, कहते हैं हम ढूंढते हैं, हम देखते हैं, बट वो आपकी एफआईआर नहीं लिखते हैं मिसिंग वो की। मिसिंग रिपोर्ट बनाते हैं पहले। होता क्या है कि अगर आप 18 साल से ऊपर के हो और आप नहीं आए हो घर पे, ठीक, तो जनरली पुलिस वाले कहते हैं कि ठीक है जी आप वेट कर लो, 24 घंटे जब बंदा गायब रहता है उसके बाद वो जनरली एफआईआर रजिस्टर करते हैं, उससे पहले नहीं करते। वो कहते हैं कि हाँ हो सकता है किसी दोस्त के पास चला गया हो, फ़ोन बंद हो गया, कुछ भी हो सकती है ना सिचुएशन। अगर कोई बच्चा मिसिंग है तो 2-3 घंटे का गैप हो सकता है, उसमें तो करना ही पड़ेगा। लेकिन पहले कोशिश करते हैं वैसे ही ढूंढ के देख लो, नहीं मिलता फिर एफआईआर रजिस्टर करेंगे, करते हैं। सो विच इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस। विच इज़ काइंड ऑफ अ नॉर्मल प्रोसेस। कई बार होता है कि आपका बच्चा है, स्कूल से आ रहा था, दोस्त के घर चला गया, वीडियो गेम खेल रहा है, भाई PS5 भी तो है आजकल, तो उस पर खेल रहा है गेम, तो 2-3 घंटे लग गए, फ़ोन होता नहीं है बच्चे के पास, तो आप सोचो कि 2-3 घंटे के अंदर आपका बच्चे को पुलिस एकदम से निकाल के ले आएगी तो मुश्किल होता है। हाँ, अगर अप्रीहेंशन है कि वो उठा के ले गया है तो फिर एफआईआर आपको ऑन द स्पॉट मिलेगी। किडनैपिंग जो है वो क्राइम है। सर लेट्स सपोज किसी ऐसे मैटर में, किसी भी मैटर में, अगर पुलिस, आपको पता है कि आप पुलिस आपको अरेस्ट करने आ रही है, तो आपके पास कोई राइट्स हैं उससे बचने के लिए? बचने के लिए भाग जाओ, इससे बड़ा राइट क्या है? आप एंटीसिपेटरी बेल लगाओ अगर पुलिस अरेस्ट करने आ रही है तो। एंड व्हाट इज़ दैट एंटीसिपेटरी बेल? एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है कि अगर आपको नॉन बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट का एप्रीहेंशन है कि पुलिस अरेस्ट कर सकती है, तो आप सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके एप्लीकेशन लगा सकते हो कि जिस दिन मेरे को अरेस्ट किया जाएगा उस दिन मुझे बेल पे छोड़ दिया जाए, क्योंकि मेरी कस्टोडियल इंटेरोगेशन की ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टिगेशन मेरे बाहर रहते हुए भी पूरी हो सकती है। तो सेशन कोर्ट हाई कोर्ट के पास पावर है ये नॉन कॉग्निजिबल में भी होता है? ये नॉन कॉग्निजेबल नहीं, ये सिर्फ बेलेबल और नॉन बेलेबल का डिफरेंस है। कि अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है जिसमें पुलिस आपको बेल पे नहीं छोड़ सकती, सिर्फ उसी केस में आप एंटीसिपेटरी बेल फाइल कर सकते हो। सर किसी नाबालिग से, हमने बहुत सारी वेब सीरीज़ भी देखी हैं जिनकी इसके ऊपर बनी है, अगर किसी नाबालिग से कोई क्राइम हो गया और अभी हुआ है और उसके 2 महीने बाद ही वो टर्न हो रहा है 18, क्योंकि 18 से कम हमारे यहाँ नाबालिग मानते हैं, तो इस केस में कोर्ट का जो ट्रीटमेंट रहता है वो कैसा रहता है? कोर्ट का कोई ट्रीटमेंट नहीं है इसके अंदर। अगर कोई माइनर है, उसने कोई क्राइम कर दिया, तो उसका जो केस है वो स्पेशल कोर्ट होते हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बने होते हैं, वहाँ चलता है, वो मेन कोर्ट में नहीं आता है। और उसको कस्टडी में भी तब तक रखा जा सकता है जब तक वो 18 साल का नहीं होता। उसके बाद फिर आपको उसको रिलीज़ करना पड़ेगा, उसके बाद उसको सज़ा नहीं दे सकते आप। तो वो 2 महीने में ही छूट जाएगा? 2 महीने में छूट जाएगा, अनलेस उसका मेंटल स्टेटस ऐसा है कि स्पेशली एप्लीकेशन लगाई जाए कि इसको एज ए अडल्ट ट्रीट किया जाए, तो बात अलग है। उस सिचुएशन में तो फिर जो, अगर कोर्ट को लगता है कि इसको एज ए अडल्ट जो है इसका ट्रायल चलाना चाहिए, तो फिर वो सिचुएशन अलग बनेगी। ओके, वो कोर्ट के जजमेंट पे डिपेंड वो कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे है और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के एप्लीकेशन पे है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बातचीत करके, बहुत सारे मुद्दे हमने कवर किए, ऑल्दो हमने काफ़ी चीज़ें कोशिश की हैं कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें हम उठा के लाएं इसमें, और जनरल क्वेश्चन जो पब्लिक के माइंड में होते हैं, हमारी ऑडियंस के माइंड में हो सकते हैं, हमने उनको कवर अप करने की कोशिश की। आपने उनके जवाब भी बहुत बढ़िया दिए, बहुत लमसम और नपे तुले जवाब दिए। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट सर, थैंक यू सो मच। नो, थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी।